क्लास 10 सिविक्स चैप्टर जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। ये चैप्टर जो है हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से बनाया गया चैप्टर है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर हमने रिलीजन, कास्ट और जेंडर को तो देखा ही होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही बेसिक पार्ट है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं। अब ऐसे में इस चैप्टर के अंदर हमें कई सारे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। इस कोर्सशाला की टीम ने आप सभी के लिए, आप सभी की डिमांड पे इन सभी टॉपिक्स को एक सिंगल वीडियो में कवर कर दिया है, तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक सिंगल वीडियो देखना है और आपके सारे के सारे डाउट्स इस एक सिंगल वीडियो में कवर होने वाले हैं। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा सिविक्स का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का इंट्रोडक्शन। तो चलो देखते हैं बच्चों इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं हम। We noted that the existence of social diversity does not threaten democracy। तो सर हम ये समझ सकते हैं कि सर डेमोक्रेसी के अंदर जितनी ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी होगी वो डेमोक्रेसी के लिए उतना ही अच्छा होगा। कभी भी सर सोशल डाइवर्सिटी एक डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं हो सकती है। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज पॉसिबल एंड समटाइम्स क्वाइट डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। कई बार सर जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होते हैं ना सोशल डिफरेंसेस के, वो तो सर पॉसिबल है कि हाँ एक डेमोक्रेसी के अंदर हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी ही कुछ पॉलिटिकल आइडियाज, आइडियोलॉजीज को, साथ ही साथ अपनी ही कुछ अलग ही सोशल कास्ट को या फिर इसी के साथ सोशल अपने कुछ आइडियाज को क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है। पर सर ये बहुत ज्यादा क्या है, डिजायरेबल है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि सर अगर एक गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो सर उसी के साथ साथ कई सारी गवर्नमेंट ऐसे ही करना शुरू कर देगी, और सर ऐसे में क्या होगा कि कई सारी गवर्नमेंट्स, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने आएगी, और सर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये अपना रिप्रेजेंट करेगी, अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी, अपने सोशल क्लास को या सोशल स्ट्रैटा को अपने रिप्रेजेंट करेगी। इन दिस चैप्टर वी अप्लाई दिस आइडिया टू द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो सर ये जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, सोशल डिफरेंस है, और इसी के साथ साथ सर ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ये डिजायरेबल, जो क्वाइट डिजायरेबल जो चीजें हैं, इनके लिए हम इस चैप्टर को आज पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि सर ओवरऑल जो डेमोक्रेसी इन इंडिया, सर जो डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर, उसमें सर जो हमारा ओवरऑल जो जेंडर, रिलेशन, रिलीजन और साथ ही साथ जो कास्ट है उसका क्या रिलेशन है। फिर हम आगे देखते हैं, वी लुक एट द थ्री काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज। तो सर हम समझ सकते हैं कि हम क्या देखने वाले, थ्री काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस देखने वाले हैं। थ्री काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस कौन से है? एक तो है सर जेंडर। सर जेंडर बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्यों करता है सर? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि एक इंडिया एक ऐसी कंट्री है, इंडिया नहीं सब कंट्रीज के अंदर ये तो एक है ना सर फिक्स चीज है, एक बेसिक उसका लेआउट हम देख सकते हैं कि सर जो जेंडर्स है ना, जेंडर क्या है, इक्वालिटी नहीं देखी जाती। क्यों देखी नहीं जाती वो भी हम डिस्कस करेंगे। सर जो रिलीजन है, सर सभी के सभी जितने भी लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटीज है, उनके रिलीजन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लोगों की जो कास्ट है वो बहुत अलग अलग होती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो जेंडर है, रिलीजन है और साथ ही साथ जो कास्ट है वो क्या बनने वाले हैं, हमारे सोशल डिफरेंसेस के बेस बनने वाले हैं। फिर हम आगे देखते हैं, दिस आर सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। यही कुछ क्या है, सोशल डिफरेंसेस है जो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, जेंडर के ऊपर, रिलीजन के ऊपर और कास्ट के ऊपर। तो हम समझने जा रहे हैं कि सर ओवरऑल जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर सर जेंडर, रिलीजन और कास्ट का क्या रोल है, साथ ही साथ इन सोशल डिफरेंसेस से हमारी डेमोक्रेसी का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हम देखते हैं, इन ईच केस वी लुक एट द नेचर ऑफ द डिवीजन इन इंडिया एंड हाउ इट गेट्स एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। और इसी के साथ साथ हम इस टॉपिक के अंदर, हम इस चैप्टर के अंदर क्या देखने वाले हैं कि सर ये जो डिवीजन है, सर जो ये जेंडर है, रिलीजन है, जो कास्ट है ना, सर ये आखिर एक्सप्रेस कैसे होते हैं आज के मॉडर्न टाइम डेमोक्रेसी के अंदर, आज की मॉडर्न टाइम पॉलिटिक्स के अंदर। वी ऑल्सो आस्क वेदर डिफरेंट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दिस डिफरेंसेस आर हेल्दी और अदरवाइज इन अ डेमोक्रेसी। और इसी के साथ साथ हम ये देखने वाले हैं क्या सर एक सोशल डिफरेंस जो है, हमारे जेंडर है, रिलीजन है, जो कास्ट है, क्या वो एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छे हैं कि नहीं है। अब हम एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि सर ये ओवरऑल चैप्टर हमें बताने जा रहा है सोशल डाइवर्सिटी को, और ऐसा कि हम देख सकते हैं कि सर जो सोशल डाइवर्सिटी है वो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको थ्रेटन नहीं कर सकती है, मतलब सर उसके लिए डेंजर नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि सर जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होता है, जो सोशल डिफरेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी भी होते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं कि सर ये जो आइडियाज है, ये जो डिफरेंस है, ये हमारी डेमोक्रेसी और इन इंडिया के अंदर कैसे प्रैक्टिस में आते हैं। फिर इसी के साथ साथ हम थ्री काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस देखेंगे, जो क्या किसके ऊपर बेस्ड है, वो सोशल डिविजन्स और इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, और साथ ही साथ जो ये डिविजन्स है, जो ये डिफरेंस है ना सर, ये किस पे बेस्ड है, ये सर जेंडर, रिलीजन और कास्ट पे बेस्ड है। और साथ साथ में हम देखते हैं कि सर ये जो डिविजन्स है उनका क्या नेचर है, सर ये हमारी पॉलिटिक्स में कैसे, ये जो मॉडर्न टाइम पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं उसके अंदर ये कैसे एक्सप्रेस होती है, और साथ ही साथ क्या ये जो डिफरेंस, जो एक्सप्रेशन है, जो ये सोशल डिफरेंसेस है, क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है।
जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो चलो देखते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स को। लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीजन। हम शुरुआत करते हैं जेंडर डिवीजन के साथ। दिस इज अ फॉर्म ऑफ हियरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर। तो सर ये क्या है? एक हियरार्किकल सोशल डिवीजन है जो हर जगह देखा जा सकता है, बट इज रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। पर फिर भी सर जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सर इसको रेयरली ही क्या किया जाता है? रिकॉग्नाइज किया जाता है कि सर पॉलिटिक्स में भी जेंडर का कोई रोल है। द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। तो सर जो जेंडर डिवीजन जो है उसे क्या माना जाता है? उसे नेचुरल माना जाता है। और वो कैसा है सर नेचर में? वो अनचेंजेबल है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। हाउएवर इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। तो सर हम समझ सकते हैं कि सर जो हमारा ओवरऑल जो ये जेंडर डिवीजन है ना, ये बायोलॉजी एक तो इसका नेचुरल है कि सर ये तो बायोलॉजिकली होता है, पर सर साथ ही साथ एक सोशल एक्सपेक्टेशन होती है, स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो सर इस जेंडर डिवीजन को क्या बनाते हैं? बहुत ज्यादा क्रिटिकल बना देते हैं। फिर हम देखते हैं पब्लिक प्राइवेट डिविजन्स। अब हम बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट डिविजन्स के बारे में। Boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is housework, homework and bringing up children। तो सर जैसा कि हम समझते हैं, जब भी हम सोसाइटी में चलते हैं, जब भी हम किसी बॉय से बात करते हैं, गर्ल्स से हम डिस्कस करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सर उनका बचपन से ही, जब से उनकी ना शुरुआत होती है, तब से उनका ये मानना होता है कि सर कि जो घर के काम है वो किसके होते हैं? वो वुमेन्स के होते हैं। और साथ साथ में उन वुमेन्स का और क्या काम होता है सर? उनका काम होता है बच्चों को बड़ा करना। ऐसा जब भी हम किसी भी बॉय से बात करते हैं, जब भी हम किसी गर्ल्स से बात करते हैं, तो ये बिलीव किया जाता है, उनके द्वारा भी ये माना जाता है, उनके द्वारा भी समझा जाता है कि सर जो वुमेन्स का जो रोल है वो कहाँ तक सीमित है? वो घर और बच्चों तक ही सीमित है। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अब बात आती है सर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? तो सर हम समझ सकते हैं कि आपके है ना जेंडर के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाता है? लेबर दिया जाता है, काम दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सर जो वुमेन्स है, वुमेन्स का क्या काम होता है? कि वो घर पे रहेगी, कुकिंग करेगी, क्लीनिंग करेगी, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स मतलब है ना क्लोथ्स धोएगी, साथ ही साथ टेलरिंग करेगी और साथ ही साथ चिल्ड्रंस को ध्यान रखेगी। फिर इसी के साथ जब मेंस की बात आती है, जब आदमियों की बात आती है, तो ये देखा जाता है कि सर बाहर के जितने भी काम होंगे, घर के बाहर के जितने भी काम होंगे, वो कौन करेगा? वो कौन करेंगे? वो मेंस करेंगे। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये क्या है? एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता बच्चा। जब भी आपने देखा होगा सर रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है कुकिंग कौन करता है? मेल्स ही तो करते हैं। तो सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर वो उनका काम है, काम के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सब क्या है? इक्वल है। जो काम वुमेन्स कर सकती है वो काम से, वो जितने भी जो एक होता है ना लेबरस वर्क होते हैं, जैसे कि कुकिंग है, क्लीनिंग है, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स है, टेलरिंग है, सर ये सारे काम तो कौन कर सकता है? मैन भी आपस में कर सकता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर दोनों जो है वो इक्वल हैं। फिर हम बात करते हैं आगे। इट इज नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क। तो सर इसका मतलब यही है कि सर जो आदमी है, जो मैन है, वो क्या घर के काम नहीं कर सकता? वो काम कर सकता है। दे सिंपली थिंक दैट इट इज फॉर वुमेन टू अटेंड टू दिस थिंग्स। तो ऐसा माना जाता है कि सर जो घर के काम होते हैं वो किसके लिए होते हैं? वो सिर्फ वुमेन्स के लिए होते हैं। When these jobs are paid for, men are ready to take up this work। तो इसी के साथ साथ सर जब इन्हीं कामों के लिए क्या किया जाता है? पे किया जाता है, पैसा दिया जाता है, तो सर जो मेंस होते हैं वो भी ऐसे काम करते हैं। मतलब सर हम समझ सकते हैं कुकिंग करते हैं, साथ ही साथ टेलरिंग भी हम देख सकते हैं। मोस्ट टेलर्स और कुक्स इन होटल्स आर मैन। तो हम समझ सकते हैं कि जितने भी टेलर्स होते हैं, जितने भी कुक्स होते हैं, मोस्टली ये देखा गया है कि सर होटल्स में वो कौन होते हैं? मैन ही होते हैं। सिमिलरली इट इज नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर जो वुमेन्स जो है वो बाहर के काम नहीं कर सकती। इन विलेजेस वुमेन फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल एंड वर्क इन दी फील्ड्स। तो सर जब हम गांव की बात करते हैं तो सर गांव के अंदर पानी लेकर आना, फ्यूल के लिए वुड लेके आना, साथ ही साथ जो फील्ड्स का काम है वो कौन करती है? महिलाएं ही करती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि महिलाएं भी हमारे बराबर के काम कर सकती है, मेंस के बराबर के काम कर सकती हैं। इन अर्बन एरिया पुअर वुमन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम। तो हम समझ सकते हैं कि सर अर्बन एरियाज में देखा जाता है कि जो वुमेन्स है वो हेल्पर, एक मिडिल क्लास होम्स के लिए क्या काम करती है? हेल्पर का काम करती है। साथ साथ वाइल मिडिल क्लास वुमन वर्क इन ऑफिसेस। और इसी के साथ साथ सर जो मिडिल क्लास जो वुमेन्स है वो क्या करती है? वो ऑफिस में काम करती है। तो हम समझ सकते हैं कि सर जो डोमेस्टिक हेल्पर का काम है वो कौन करते हैं? पुअर वुमन करती है। और सर जो मिडिल क्लास की वुमन होती है वो ऑफिस में काम करती है। इनफैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ वुमन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। और इसी के साथ साथ सर हम ये समझ सकते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ वुमन है, जब हम बात करते हैं वुमेन्स की, तो ये देखा गया है कि सर डोमेस्टिक लेबर के साथ साथ ऑफिशियल वर्क भी वो साथ साथ में ही करती है। मतलब वो
ऑफिस का भी काम करती है और साथ साथ में घर का भी काम करती है, दोनों ही ऑफिस और घर दोनों को वो साथ में संभालती है। फिर हम देखते हैं बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन, पर सर उनका जो काम होता है उस काम की कोई वैल्यू नहीं की जाती, साथ ही साथ उसको किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता कि महिलाओं ने ये काम किया है, इनको इसके लिए वैल्यू दी जानी चाहिए। मतलब ये ऐसा समझा जाता है सोसाइटी के अंदर कि ये काम तो महिलाओं के ही थे और महिलाओं को ही करने चाहिए, और ऐसा कुछ इसमें फर्क नहीं आ जाता कि महिलाएं ये काम नहीं करेगी, या फिर ऐसा कोई फर्क नहीं आएगा कि पुरुष ये काम करेगी। फिर हम देखते हैं द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट ऑल द वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटी। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, इसने हम दोनों को बांट दिया है, मैन और वुमन को बांट दिया है, और इसी के साथ साथ सर हम ये समझ सकते हैं कि सर जो वुमेन्स होती है ना वो कॉन्स्टिट्यूट करती है हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। मतलब सर जितने ह्यूमंस है ना उन ह्यूमंस में से हाफ कौन है, वो वुमेन है, और हाफ कौन है, मैन है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर उनका जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था पॉलिटिक्स में भी हमें देखना चाहिए था कि सर वुमेन्स जो है उनका एक अच्छा रोल है, पर देखा क्या जाता है कि सर पॉलिटिक्स में वुमेन का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर हम देखते हैं अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वोट एंड कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेस। तो ऐसा देखा गया है पहले के टाइम में, पहले के ज़माने में ऐसा देखा जाता था कि सर जो पब्लिक अफेयर्स है, जो वोट है, कंटेस्ट ऑफ पब्लिक ऑफिसेस है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन अलाउ किया जा सकते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेंस को अलाउ किया जा सकता था। यूजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ सर, जेंडर इशू उठा गया धीरे धीरे पॉलिटिक्स में, इसे मुद्दा बनाया गया कि सर ये क्या है, ये एक इशू है, इस इशू को हमें सॉल्व करना है। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एगिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। तो सर जो वुमेन्स है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में वुमेन्स जो है वो ऑर्गेनाइज करती है अपने आप को, एगिटेशन शुरू करती है ताकि उन्हें क्या मिल सके, ताकि उन्हें इक्वल राइट्स मिल सके। देयर वर एगिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू वुमेन। सर ऐसे कई कंट्रीज में देखा गया है जहाँ पे वुमेन्स ने एगिटेशंस किए हैं ताकि उन्हें क्या मिल सके, ताकि उन्हें वोटिंग राइट्स मिल सके। फिर हम आगे देखते हैं दिस एगिटेशन डिमांडेड एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इंप्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। तो सर ये जो एगिटेशंस थे, इन एगिटेशन की डिमांड क्या थी, सर इनकी डिमांड थी कि सर जो पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस है वुमेन का उसको क्या किया जाए, एनहांस किया जाए, और साथ ही साथ उनका जो एजुकेशनल और जो करियर अपॉर्चुनिटीज है उनको भी क्या किया जाए, उनको भी इंप्रूव किया जाए। फिर हम देखते हैं मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। तो सर जितने भी हमने रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट देखे हैं तो उसमें हमने देखा है कि सर वो बेसिकली किसको टारगेट कर रहे थे, किसको एम कर रहे थे, वो इक्वालिटी को क्या कर रहे थे, एम कर रहे थे। उनका कहना था कि सर हम ये जो मूवमेंट है हम वो क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, हमें चाहिए सर समानता, कि सर ज़्यादा नहीं, हमें राइट्स ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें बस इतने राइट्स चाहिए जिससे हम है ना मेंस के बराबर आ सके। फिर हम देखते हैं कि सर उन्हें पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी क्या चाहिए थे, इक्वालिटी चाहिए थी। उनकी पर्सनल लाइफ में भी और साथ साथ में फैमिली लाइफ में भी उन्हें इक्वालिटी चाहिए थी। फैमिलीज में भी देखा जाता है ना सर, जो मेंस होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनको ज़्यादा ये क्या किया जाता है, फेवर दिया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं दिस मूवमेंट आर कॉल्ड द फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो सर जो महिलाएं अपनी एक होती है ना पूरी है ना कम्युनिटी के लिए, एक पूरी वुमेन सोसाइटी के लिए जो काम करती है, मूवमेंट चलाती है, तो ऐसे मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं। और जो इनके लीडर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट कहते हैं। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हैव टू इंप्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। तो सर ऐसे में हम समझ सकते हैं कि सर जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है जेंडर डिवीजन का, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का, वो हमें हेल्प करेगा वुमेन्स के रोल को पब्लिक लाइफ में और ज़्यादा एनहांस करने में। वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, managers and college university teachers which were earlier not considered suitable for women। तो सर आज हम देख सकते हैं आज की जो नारी है वो है सब पे भारी। तो सर आज की नारी सब पे भारी कैसे है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि सर जो आज की नारी है वो सर साइंटिस्ट भी बनती है, डॉक्टर भी बनती है, इंजीनियर भी बनती है, पायलट भी बनती है, लॉयर भी बनती है, मैनेजर भी बनती है, कॉलेज में प्रोफेसर भी बनती है, टीचर भी बनती है। तो सर इतने सारे जो रोल्स है आज महिलाएं निभा रही है। तो सर आज की जो नारी है वो बहुत ज़्यादा भारी है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर पहले इन कामों को नारियों के लिए, सर इन कामों को वुमेन्स के लिए पहले सुटेबल नहीं समझा जाता था, कि सर जो वुमेन्स जो है वो घर के ही काम करने के लिए सुटेबल है, बाहर के ये काम करने के लिए वुमेन्स जो है वो सुटेबल नहीं है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज द स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। तो अब हम बात करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की। सर अब ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्या है, सर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती है। सर तो हमेशा याद रखना जब भी हम बात करते हैं स्वीडन की, नॉर्वे की और फिनलैंड की, और साथ ही साथ ये भी याद रखना बच्चा जब भी हम
कोई भी रिपोर्ट उठाएंगे जो एक डेवलपमेंट के ऊपर जब बात करेंगे, जब हम किसी भी एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो ओवरऑल हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करता है, तब हम उसमें देखेंगे सर जो स्वीडन है, जो नॉर्वे है और जो फिनलैंड है, वो लगभग 1 2 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पे ही हमें दिखने वाला है। क्यों दिखने वाला है सर? क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी पॉलिटिकल जो एक्सप्रेशन था उनको सामने लेके आ गए थे, साथ साथ उनको जो मॉडिफिकेशन की जरूरतें लग रही थी उस मॉडिफिकेशन को वो साथ साथ में लेके आए थे। तो हम ये देख सकते हैं कि सर जो स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड के अंदर देखा जाता है कि सर जो वुमेन्स का जो पब्लिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब सर उनको एक है ना अच्छा वेटेज दिया गया है, उन्हें अच्छे राइट्स दिए गए हैं और सब पूरे ऐसे डेवलपमेंट के काम किए गए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन्स है वो कहाँ आ सके, इस पब्लिक लाइफ में आ सके। इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। पर सर हमारी कंट्री की बात करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि सर इंडिपेंडेंस के बाद से ही है ना महिलाओं को इतना कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। क्योंकि सर हम जानते हैं कि सर जो हमारी जो सोसाइटी है वो कैसी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पर यहाँ पे सर जो पुरुष है, पुरुष प्रधान समाज है, जो सब मैन है उसका जो है एक दबदबा चलता है, एक डोमिनेंस चलता है। फिर हम देखते हैं आवर्स इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड। तो सर हमारी जो आज सोसाइटी है वो कैसी है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसे हम क्या कहते हैं? पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी सर जब यहाँ पे पैट्री आ जाएगा तो मतलब क्या है? पिता से रिलेटेड है, तो ये हम क्या कह सकते हैं? जो मेल डोमिनेंट है। जब यहाँ पे मैट्रियार्कल आ जाएगा तब इसका क्या मतलब होगा? जो माँ से रिलेटेड है, मतलब सर जो वुमन से रिलेटेड है। तो सर सोसाइटी में भी 2 डिविजन्स होते हैं, एक होती है पैट्रियार्कल सोसाइटी और एक होती है मैट्रियार्कल सोसाइटी। और इंडिया की जो सोसाइटी है या फिर कई सारी ऐसी कंट्रीज की बात कर ले जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है? पैट्रियार्कल सोसाइटीज हमें देखने को मिलती है। वुमन फेस डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन इन वेरियस वेज। तो इसी के साथ साथ हम ये समझ सकते हैं कि सब पैट्रियार्कल सोसाइटी के होने के कारण वुमेन्स को कई सारे डिसएडवांटेज होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ कई सारे ऑपरेशन का भी सामना करना पड़ता है। पर सर हम ये समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम के अंदर वुमन का एक अच्छा रोल है। उस अच्छे रोल को एनहांस करने के लिए, उस अच्छे डेवलपमेंट के लिए हमें जरूरी है कि सर हम वुमेन्स को आगे लाएं। सर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज और ऑपरेशन का शिकार हम महिलाओं को ना बनने दें। हम हमारी महिलाओं को, हम हमारी बहन को, हम हमारी माँ को इतना कैपेबल बनाए, हम हमारी लाइक जिनकी वाइफ है तो सर वो उनको इतना कैपेबल बनाए सर जितना वो बना सकते हैं, ताकि सर वो उन्हें किसी भी तरीके का डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन का सामना ना करना पड़े। फिर हम आगे चलते हैं। द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54% कंपेयर्ड विद 76% अमंग मैन। तो ऐसा देखा गया है कि सर जो वुमेन्स है उनको एजुकेशनल लेवल के ऊपर भी पिछड़ावा माना जाता है। क्यों माना जाता है सर? क्योंकि वुमेन्स को पढ़ाया नहीं जाता है। तो ऐसा देखा गया है सर कि 54% जो वुमेन्स है वो कैसी होती है? वो लिटरेट होती है, जबकि 76% जो मैन होते हैं वो क्या होते हैं? लिटरेट होते हैं। तो सर जब लिटरेसी रेट की हम बात करते हैं तो इसमें भी हम कंपैरिजन करते हैं तो एक है ना ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि कहाँ तो सर जो वुमेन्स है, सर वुमेन्स में जो लिटरेसी रेट है वो है 54% और जो सर जब हम बात करते हैं मेंस की तो उनकी लिटरेसी रेट कितनी है? 76%। मतलब सर एक बहुत अच्छा डिवीजन हमें देखने को इसमें मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी सिचुएशन हमारे सामने वो नहीं लाता है। सिमिलरली अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स गो फॉर अ हायर स्टडी। तो सर ऐसा देखा गया है कि कई जगहों पे सर गर्ल स्टूडेंट्स जो होती है उनको बहुत कम ही हायर स्टडीज़ के लिए आगे भेजा जाता है। साथ ही साथ व्हेन वी लुक एट स्कूल रिजल्ट्स गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉयज़ इफ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस। पर सर ऐसा देखा गया है कि सर जो वुमेन्स जो होती है, जो गर्ल्स होती है, वो स्कूल लेवल के ऊपर जो रिजल्ट्स आते हैं उसके अंदर बॉयज़ के कंपैरेटिव में वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेके आती है। फिर हम देखते हैं बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज़ एजुकेशन रेदर देन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन्स एंड डॉटर्स। पर ऐसा देखा गया है कि सर जो माता पिता होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बॉयज सर वो अपने सन्स को है ना पढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं, उनको ज़्यादा एजुकेशन दिलाने के लिए सर वो क्या करते हैं? गर्ल्स के एजुकेशन को ड्रॉप आउट कर देते हैं, उनको ड्रॉप करवा देते हैं। फिर हम देखते हैं नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। और इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं हाईली पेड वैल्यूबल जॉब्स की तो हम ये भी देखते हैं कि सर वुमन का प्रोपोर्शन उसमें भी बहुत कम दिखा गया है। तो सर हम समझ सकते हैं जब उनका एजुकेशनल लेवल ही बहुत कम है तो सर उनका एक जो हाईली पेड जॉब्स होती है उसके अंदर भी जो उनका प्रोपोर्शन है वो बहुत कम हमें देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमन वर्क्स 1 आवर मोर देन अन एवरेज मैन एवरी डे। तो हम समझ सकते हैं जब हम एक फैक्ट की बात करते हैं तो सर जो वुमेन्स जो होती है वो ऑन एन आवर 1 आवर की जब हम बात करते हैं वो ज़्यादा काम करती है एवरेज एवरी डे। तो सर हम समझ सकते हैं मैन के कंपैरेटिव में जो वुमेन्स होती है वो ज़्यादा काम करती है एवरी डे। फिर हम बात करते हैं येट मच ऑफ हर वर्क इज नॉट पेड एंड देयरफॉर ऑफन नॉट वैल्यू। तो सर इनका जो वर्क होता है, जो महिलाओं का वर्क होता है ना, उसे पेड नहीं किया जाता। सर महिलाओं को किसी भी तरीके से पे नहीं किया जाता है
और इसी के साथ साथ उसको किसी भी तरीके की वैल्यू नहीं दी जाती है। उनको माना जाता है कि सर ये तो घर के काम है और सर ये तो इनको करने ही पड़ेंगे। फिर हम आगे देखते हैं, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। तो सर एक है ना एक्ट आया था हमारे सामने जिसका नाम था द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो हम समझ सकते हैं इक्वल का मतलब क्या है सर, समान है। सर रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है कि सर जो आप किसी को काम करा रहे हो तो उस काम करने कराने के बिहाफ पे, उस वर्क को बिहाफ पे आप उसे क्या करते हो, पे करते हो, उसे ही क्या करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, रेम्यूनरेशन कहते हैं। ये जो एक्ट है वो 1976 में आया था, जो प्रोवाइड करता है इक्वल वेजेस, किसको, इक्वल वर्क को। तो हम समझ सकते हैं कि अगर आपका काम बराबर का है, अगर आपने काम बराबर किया है, मतलब अगर किसी वुमन ने मैन के बराबर काम किया है तो जो वेज उसे पे हो रहा है वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमास टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स वुमेन आर पेड लेस देन मैन इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क। तो हम देखा गया है ऐसा कि सर भले वो कोई काम हो, भले वो स्पोर्ट हो, सिनेमा हो, फैक्ट्री हो, फील्ड हो, और साथ ही साथ कोई भी ऐसा एरिया हो जहाँ पे वुमेन अपना वर्क देती है, अपना लेबर देती है, तो सर ऐसा देखा गया है कि एग्जैक्ट सेम काम के लिए भी उन्हें कम पे किया जाता है। फिर हम देखते है अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। और इसी के साथ साथ सर जो अर्बन एरियाज है ना, वो धीरे धीरे वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ होते जा रहे हैं। दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम फ्रॉम बीटिंग, हरेसमेंट एंड देयर अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो ऐसा देखा गया है कि सर बाहर की तो बात दूसरी है, सर वो अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। घरों में भी उनको बीट किया जाता है, मारा जाता है, उनके साथ हरेसमेंट किया जाता है, और साथ ही साथ उनको कई सारे डोमेस्टिक वायलेंस का भी सामना करना पड़ता है। तो हम ओवरऑल वुमेन्स की जो सिचुएशन है उसको हम समझ चुके हैं। हम एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था एक जेंडर डिवीजन। अब जो ये जेंडर डिवीजन है वो हायरार्किकल सोशल डिवीजन है, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। पर सर पॉलिटिकल एक होता है, पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। फिर हम ये देखते हैं कि सर जो जेंडर डिवीजन है वो कैसा है, नेचुरल है, अनचेंजेबल है। और सर जब हम बात करते हैं कि सर क्या ये बायोलॉजिकली ही है, नहीं सर ये बायोलॉजिकली ही नहीं है। इसके साथ साथ जेंडर डिवीजन सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टेरियोटाइप्स के कारण भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है। फिर हम देखते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन। तो हम बात करते हैं सर बॉयज़ एंड गर्ल्स की। जब भी हम किसी बॉयज़ एंड गर्ल्स से बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सर उनका मानना होता है, उनका ये बिलीव करना होता है कि सर जो वुमन से उनका क्या काम होता है, सर उनका काम सिर्फ और सिर्फ घर के होते हैं, और साथ ही साथ उनका काम होता है कि वो बच्चों का ध्यान रखें। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है सर जेंडर के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया गया है, काम दिया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि सर जो वुमन है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ कहाँ के काम है, घर के काम है, जैसे कि सर कुकिंग है, क्लीनिंग है, वॉशिंग क्लोथ्स है, टेलरिंग है, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन मतलब बच्चों का ध्यान रखना है। ये सभी काम किसके हैं, ये सभी काम वुमेन्स के हैं। पर जब हम बात करते हैं मेंस की तो सर घर के बाहर के सभी काम किसके होते हैं, मेंस के होते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं कि सर जो मैन होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि हाउसवर्क नहीं करते हैं। जब पे किया जाता है तो वो भी कई बार हाउसवर्क करते हुए हमें दिखते हैं। जबकि हम बात करते हैं कुक्स की, टेलर्स की, तो ये देखा गया है मोस्टली होटल्स के अंदर कौन लगे हुए होते हैं, मेंस लगे हुए होते हैं एज एन कुक और एज एन टेलर लगे हुए होते हैं जब वो टेलरिंग का काम कर रहे होते हैं। सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट वुमन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। पर सर ऐसा नहीं है कि सर वुमन जो है वो बाहर काम नहीं कर सकती। विलेजेस में देखा गया है कि जो वुमन से वो वाटर लेके आती है, कलेक्ट करती है फ्यूल को, और साथ ही साथ फील्ड में काम भी करती है। फिर हम देखते हैं सर जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे देखा गया है सर जो पुअर वुमेन्स होती है ना, वो क्या बन जाती है सर, मेड बन जाती है। डोमेस्टिक हेल्पर मतलब सब मेड बन जाती है। और इसी के साथ साथ सर जो मिडिल क्लास जो वुमन होती है वो ऑफिस में काम करने जाती है। फिर हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ जो वुमन है ना, उन्हें क्या है ना, डोमेस्टिक लेबर के लिए एडिशनली पे नहीं किया जाता। मतलब हम समझ सकते हैं सर कि उन्हें ना जॉब भी करना होता है, अपना ऑफिस भी संभालना होता है, और साथ ही साथ अपने डोमेस्टिक लेबर भी उन्हें करना होता है, घर के काम भी उन्हें करने होते हैं। पर सर इस काम की उन्हें कोई वैल्यू नहीं दी जाती, उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं दी जाती। फिर हम देखते हैं सर इसी के कारण क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हो जाता है। सर ऐसा माना जाता है कि सर ये जो लेबर है, ये जो काम है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, महिलाओं का है। फिर हम देखते हैं वुमन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है हाफ ऑफ दी ह्यूमैनिटी। मतलब जितने भी ह्यूमंस जो है अर्थ के ऊपर रहते हैं उनमें से हाफ कौन है, वुमन से। जब हम बात करते हैं उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की तो ये देखा गया है कि सर वो बहुत ज़्यादा क्या है, मिनिमल है। फिर हम आगे देखते हैं सर कि जो जेंडर इशू है वो कई बार पॉलिटिक्स में उठाया गया है। साथ ही साथ देखा गया है कि सर कई सारे डिफरेंट पार्ट्स में कई सारे डिफरेंट एगिटेशन शुरू किए गए हैं ताकि क्या मिल सके, इक्वल राइट्स मिल सके। सर ये जो एगिटेशन है, इन एगिटेशन का काम क्या था कि सर डिफरेंट जो वोटिंग राइट्स है वो वुमेन्स को दिए जाए, साथ ही साथ उनको सोशल स्टेटस मिले। साथ ही साथ उन्होंने डिमांड करी कि सर जो वुमेन्स है उनको सोशल स्टेटस के साथ साथ उनको एक लीगल इम्प्रोवाइजिंग भी देखने को मिले, और साथ ही साथ उनको एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाए। फिर हम आगे देखते हैं रेडिकल वुमेन मूवमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा किसे एम किया गया है, इक्वालिटी को एम किया गया है। सर इक्वालिटी कहाँ मिलनी चाहिए
उन्हें पर्सनल लाइफ में मिलनी चाहिए, फैमिली लाइफ में उन्हें मिलनी चाहिए। और इन्हीं मूवमेंट्स को कहा गया है सर फेमिनिस्ट मूवमेंट। जिसने वुमेन्स के मुद्दों को उठाया उन्हें हम क्या कह सकते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट को कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल जो एक्सप्रेशन है जेंडर डिवीजन का, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का, उसमें सर वुमेन का रोल बहुत ज़्यादा देखा गया है। फिर हम बात करते हैं वी नो फाइंड वुमन वर्किंग एज साइंटिस्ट। तो सर हम देख सकते हैं कि जो वुमन है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो चुकी है, आज की नारी बहुत ज़्यादा भारी है। क्यों है सर? क्योंकि वो साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, लॉयर भी है, पायलट भी है, मैनेजर भी है, कॉलेज टीचर भी है। तो हम समझ सकते हैं कि जो आज की नारी है वो बहुत ज़्यादा भारी, मतलब बहुत ज़्यादा वो डाइवर्स है। फिर हम बात करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी है सर? स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। यहाँ देखा गया है सर जो वुमन है उनका एक पब्लिक लाइफ में जो एक ओवरऑल जो एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो उनका पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में वो भी बहुत ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं, पर जब भी हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया इसमें बहुत पिछड़ा हुआ है। इंडिपेंडेंस के बाद से ही हमारी सोसाइटी जो है, सोसाइटी में एक पैट्रियार्कल सोसाइटी हम जिसको फॉलो कर रहे थे, तो उसमें देखा गया था कि सर वुमेन्स का इतना अच्छा रोल हमें देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ उनको डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन का सामना भी करना पड़ता है। जब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की, तो लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग हम एक कंपैरिजन देख सकते हैं कि सर जो मेंस है वो कितने पढ़े लिखे हैं सर, वो लगभग 76% लिटरेट है। जबकि हम बात करते हैं वुमेन्स की, तो हम देखते हैं कि सर 54% वुमेन्स ही क्या है, लिटरेट हो रखी है। फिर हम आगे चलते हैं कि सर जो बॉयज़ होते हैं उनको ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जो गर्ल्स होती है उनको इक्वली नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा उनके घर वालों के द्वारा माना जाता है, ऐसा उनके पेरेंट्स के द्वारा माना जाता है कि सर हमें ज़्यादातर किन्हें पढ़ाना है, हमें हमारे बॉयज़ को पढ़ाना है, उनकी एजुकेशन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। उसी के लिए क्या किया जाता है सर, जो गर्ल्स होती है उनको ड्रॉप आउट करा दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि सर अगर वुमेन्स को काम भी कराया जाता है तो हाईली पेड जॉब्स के अंदर उनका एक प्रोपोर्शन अच्छा नहीं देखा जाता। तो सर हम ये समझ सकते हैं सर उनको हायर एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया जाता। तो सर जब वो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेगी ही नहीं तो उन्हें हाईली पेड जॉब्स मिलेगी कहाँ से। फिर हम आगे देखते हैं सर कि कई बार ऐसा देखा गया है कि सर जो मैन है वो वुमन के कंपेयर में कम काम करते हैं, जो वुमन है वो 1 घंटे ज़्यादा काम करती है एवरेज मैन से। फिर हम बात करते हैं कि सर उनके उन कामों के लिए उन्हें पे भी नहीं किया जाता, ना ही उनको उन कामों के लिए वैल्यू दी जाती है। फिर हम बात करते हैं इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। अब ये सर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट क्या था सर? इक्वल रेम्यूनरेशन का मतलब था कि अगर आप काम करवा रहे हो और वो काम इक्वल है, इक्वल वर्क के लिए क्या किया जाएगा, इक्वल वेजेस दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क। जब भी हम बात करते हैं वर्क के किसी भी क्षेत्र की, जब भी हम बात करते हैं किसी भी तरह के काम की, स्पोर्ट की, सिनेमा की, फैक्ट्री की, फील्ड की, तब ये देखा जाता है कि सर जो मैन है, मैन के कंपेयर में वुमेन्स को जो है पे कम किया जाता है। जब भी हम बात करते हैं दिहाड़ी की, जब भी हम बात करते हैं हमारी मजदूरी की, तब हम ये देखा गया है कि सर अगर मेल को 300 रुपीज़ पर डे पे हो रहा है तो वुमेन्स को 250 रुपीज़ ही पे होते हैं। सर ये रियलिटी है, ये सोसाइटी की रियलिटी है, सोसाइटी में यही सीन अभी चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे कई पार्ट्स हैं इंडिया के जहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो किसे प्रीफर करते हैं सर, वो सन्स को पढ़ाना प्रीफर करते हैं, और साथ ही साथ वो जो गर्ल्स होती है उनको क्या करा देते हैं, अबॉर्ट करा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सर ये जो सेक्स सिलेक्टिविटी है अबॉर्शन के द्वारा जो की जा रही है वो बहुत ज़्यादा गलत है। जबकि हम बात करते हैं वुमेन्स की, जब भी हम बात करते हैं गर्ल्स की, नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज़ इज मेरली 914। मतलब सर होना तो इक्वल चाहिए था, पर हमारी कंट्री में वो कितना है, 914 है। फिर हम बात करते हैं एज द मैप शोज, जैसा कि मैप ने बताया हम देख सकते हैं 850 इवन 800 इन सम प्लेसेस। तो कई एरियाज में ऐसा भी देखा गया है जहाँ पे एक जो नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज़ है वो कितना है, 850 और 800 तक देखा गया है। फिर हम बात करते हैं सर कि जो वुमेन्स होती है वो कई तरीके के हरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस का शिकार बनती है। फिर हम देखते हैं कि सर अर्बन एरियाज में ये देखा गया है कि महिलाएं सेफ नहीं है। यहाँ तक कि हम ये भी देखते हैं कि सर जो वुमेन्स है वो अपने घरों में भी सेफ नहीं है, क्योंकि सर उन्हें क्या किया जाता है, बीट किया जाता है, मतलब मारा जाता है, हरेसमेंट किया जाता है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सर हमने वुमेन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जेंडर और पॉलिटिक्स वाले चैप्टर में देख लिया था, और अब हम देखने जा रहे हैं कि सर वुमेन्स का जो एक है ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, या फिर हम देखते हैं कि सर वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी इंडिया में अभी क्या सिचुएशन है। तो चलो शुरू करते हैं। ऑल इज दिस इज वेल नोन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, येट इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन्स वेलबींग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडुकेट अटेंशन। जब भी हम बात करते हैं वुमेन्स वेलबींग या उससे रिलेटेड इश्यूज की, तो उसको एडुकेट मतलब सर है ना पर्याप्त अटेंशन नहीं मिलती है। दिस हैज लेड मैनी feminist and women's movement to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो फेमिनिस्ट जो होती है, जो वुमेन्स मूवमेंट्स जो शुरू होते हैं, वो एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि सर हमारी बातों में इतना ज़्यादा अटेंशन दिया ही नहीं जा रहा,
हमारी जो एक वुमन कंट्रोल पावर है उसके ऊपर इतना अटेंशन दिया ही नहीं जा रहा। और अगर सर दिया भी जाता है, अगर वुमेन्स को पावर दी भी जाती है तो फिर भी एक देखी जाती है चीज़ कि सर उस पावर के ऊपर ज़्यादा अटेंशन लोगों का नहीं होता है। वन वे टू इंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सर अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसके लिए ज़रूरत है हमें ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन वाले सिस्टम में लाना होगा। मतलब सर हमें उनको इलेक्शन में उतारना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को वुमेन कैंडिडेट्स को क्या करना होगा, नॉमिनेट करना होगा, ताकि सर ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो है वो इलेक्ट हो सके, वो रिप्रेजेंटेटिव बन सके। फिर हम देखते हैं इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। जब भी हम बात करते हैं इंडिया स्पेसिफिक रीजन की या जब भी हम बात करते हैं इंडिया की, तो हम ये देखते हैं कि सर इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर जो महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब उनका जो अनुपात है सर, जो उनका प्रोपोर्शन होना चाहिए था बाकी कंट्रीज़ के कंपेयर में, वो बहुत ज़्यादा कम है। फिर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज क्रॉस 10% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2009। तो सर 2009 में ऐसा पहली बार हुआ जब सर है ना ओवरऑल जो लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड जो वुमेन्स है ना उन्होंने अपने 10% की टोटल स्ट्रेंथ को क्या किया, पार किया। मतलब सर 2009 में पहली बार ऐसा हुआ कि जितने भी मेंबर्स है ना, जितने भी टोटल मेंबर्स है उनमें से लगभग 10% क्या थी, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव थी। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए जो 2009 है उसमें ये देखा गया था कि सर जो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा था। फिर हम देखते हैं देयर शेयर इन दी स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%। पर सर जब हम बात करते हैं स्टेट असेंबलीज की तो ये देखा जाता है कि सर स्टेट असेंबलीज में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 5% से भी कम है। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज अमंग दी बॉटम ग्रुप ऑफ द नेशंस इन दी वर्ल्ड। अब ऐसे में सर जो इंडिया है ना वो ओवरऑल जितने भी नेशन है उनके बॉटम में आ जाता है सर वुमेन रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर इंडिया का जो जितना भी, अब सब जब भी हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी की तो सर ह्यूमैनिटी का जो हाफ है, मतलब हम बात करते हैं 50% है वो कौन है, वुमेन्स है। फिर भी सर ये देखा जाता है कि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना ही तो दिया गया है लोकसभा में और ना ही उन्हें दिया गया इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्टेट असेंबलीज में। मतलब माना यह जाता है कि सर लगभग कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वुमेन्स का, 50% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंडिया इज बिहाइंड द एवरेजेस ऑफ सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। और इसके अलावा हम बात करते हैं जब अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज की, तो सर जो इंडिया का जो रेशियो है, जो इंडिया का जो प्रोपोर्शन है ना वुमेन कैंडिडेट्स का, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो उनके कंपेयर में भी बहुत ज़्यादा कम है। इन दी गवर्नमेंट्स cabinets are largely all male even when a woman becomes the chief minister or the prime minister। भले ही कोई महिला चीफ मिनिस्टर बन जाए, भले ही कोई महिला प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पर सर जब हम बात करते हैं कैबिनेट की, कैबिनेट के अंदर लगभग जो लोग हैं वो क्या होते हैं, मेल होते हैं। मतलब कैंडिडेट तो भले ही कौन सा हो, वुमेन का हो, बस मतलब जो फेस है वो भले ही वुमेन का हो, पर सर काम कौन कर रहे होते हैं पीछे कैबिनेट में, वो काम कर रहे होते हैं मैन सी। फिर हम बात करते हैं वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies। अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही होगा कि सर हम उन्हें क्या दें, फेयर प्रोपोर्शन दें, ताकि सर ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन्स है वो इलेक्टेड बॉडीज में आ सके। दिस इज व्हाट द पंचायती राज हैज़ डन इन इंडिया। और सर ये जो सिस्टम है वो कहाँ अप्लाई किया गया है, वो पंचायती राज सिस्टम में अवेलेबल किया गया है। 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। तो सर लगभग 1/3 का मतलब होता है लगभग सर 100% का कितना, 100% का लगभग 33% जो सीट्स है ना वो महिलाओं के लिए क्या की गई है, रिजर्व की गई है। कहाँ पे की गई है सर, पंचायती राज सिस्टम के अंदर उसको रिजर्व किया गया है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सर जो पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम के अंदर महिलाओं को पावर दिलाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के हाथ में पावर रखने के लिए 33% का उनको क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, भले ही वो पंचायत हो, भले ही वो म्यूनसिपालिटीज हो। फिर हम आगे देखते हैं नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो ऐसे में जब भी हम बात करते हैं इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, तो ऐसा देखा जाता है कि लगभग 10 लाख इलेक्टेड वुमेन्स आज हमारे लिए काम कर रही है, हमारे देश के लिए काम कर रही है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। फिर हम बात करते हैं वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैव बीन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट
असेंबलीज फॉर वुमेन्स। तो ऐसे में सर कई सारी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो अब धीरे धीरे मांग करने लग गए हैं कि सर लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी ऐसा ही किया जाए। ऐसा का मतलब सर ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट्स है, लगभग हम मान लेते हैं कि 1/3 जो सीट्स है ना वो महिलाओं के लिए क्या कर दी जाए, रिजर्व कर दिया जाए। तो सर हम समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब सीट्स महिलाओं के पास होगी या फिर एटलीस्ट 1/3 भी उनके पास सीट्स होगी, तो हम ये समझ सकते हैं कि उनके पास क्या होगी, थोड़ी पावर होगी, थोड़ी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनके कुछ आइडियाज होंगे। फिर हम बात करते हैं, अ बिल विद दिस प्रपोजल हैज बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन अ डिकेड। लगभग 10 सालों से भी ज़्यादा हो चुका है जब से एक ऐसा बिल लाया गया था कि सर महिलाओं को क्या दिया जाना चाहिए, 33% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। पर जब हम समझ सकते हैं कि सर पार्लियामेंट में ही मेंस बैठे हैं, अगर उन्होंने इस रिजर्वेशन बिल को अगर पास कर दिया, इस एक्ट को पास कर दिया, तो हो गया क्या सर, जो पार्लियामेंट में मेंस बैठे हैं उनमें से कई सारे मेंस को वहां से उठ के बाहर जाना होगा। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि सर वो इसीलिए ही क्या नहीं कर रहे, वो वुमेन्स का ये जो एक्ट है उसे पास नहीं कर रहे हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें इक्वल या फिर हम बात करते हैं 1/3 सीट्स भी महिलाओं को अभी तक नहीं दी गई है। बट देयर इज नो कंसेंसस ओवर दिस अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, द बिल हैज नॉट बीन पास। तो ऐसे में सर किसी भी तरीके का कंसेंसस इसके ऊपर नहीं बनता है और कोई भी पार्टी से सपोर्ट नहीं करती है। जब पार्टी सपोर्ट नहीं करती तो क्या होता है, ये बिल जो है वो पास भी नहीं हो पाता। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जांपल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। तो ऐसे में सर जो जेंडर डिवीजन का जो हमने एक ओवरऑल जो सिनारियो देखा है, तो ऐसे में सर ये जरूरी हो जाता है कि सर जो जेंडर डिवीजन है उसका जो एक्सप्रेशन है पॉलिटिक्स में वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर हम देखते हैं दिस ऑल्सो शोज दैट डिसएडवांटेज ग्रुप्स डू बेनिफिट व्हेन सोशल डिविजन्स बिकम अ पॉलिटिकल इश्यूज। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि जो सर डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप कैसे भी हो सकते हैं, जैसे कि हम समझते हैं इस पर्सपेक्टिव में, तब हम देखते हैं सर जो वुमन है वो क्या है, एक डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनको है ना जो एडवांटेजेस दी जानी थी वो एडवांटेजेस उन्हें नहीं दी जाती और उसके कारण सर हम समझ सकते हैं कि उन्हें से हमेशा एक उम्मीद की जाती है कि सर वो आगे बढ़ेंगे, पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता है। जब हम बात करते हैं सर सोशल डिवीजन की, जब भी किसी सोशल डिवीजन को, जब भी किसी डिसएडवांटेज ग्रुप के इस सोशल डिवीजन को सामने लाया जाता है, उनसे पॉलिटिकल इशू बनाया जाता है, तो हमेशा ये देखा गया है कि सर उस ग्रुप को, उस डिसएडवांटेज ग्रुप को क्या मिलती है, उसे बेनिफिट मिलता है, उसे ओवरऑल जो है उसे एक सपोर्ट मिलता है। डू यू थिंक, अब क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक दैट वुमन could have made the gains we noted above in their unequal treatment was not raised in the political domain? तो सर हम क्या ये समझ सकते हैं कि सर जो वुमन गेन के लिए है, जितनी भी कोशिश आज तक की गई है पॉलिटिकल डोमेन में उन्हें लाने की, उनका ट्रीटमेंट करने की, अनइक्वल ट्रीटमेंट करने की, वो आज तक उठाए ही नहीं। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो हम देखते हैं सर पॉलिटिक्स जो है उस पॉलिटिक्स में कैसे रिलीजन और कम्युनलिज्म का क्या रोल है। तो चलो शुरू करते हैं। लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। अब हम एक नए तरीके का क्या देखने जा रहे हैं, सोशल डिवीजन देखने जा रहे हैं, और इस डिवीजन का नाम है रिलीजियस डिफरेंसेस। दिस डिवीजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर। पर सर हम ये देख सकते हैं कि सर ये जो डिफरेंस है ना, ये यूनिवर्सल नहीं है। जैसे कि सर जो जेंडर है, जो जेंडर का जो टॉपिक है वो कैसा है, वो यूनिवर्सल है। पर सर जब हम बात करते हैं इस रिलीजन की, तो सर ये कैसा है, बट रिलीजन डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन दी वर्ल्ड टुडे। पर हाँ हम ये समझ सकते हैं कि सर ये इतना यूनिवर्सल नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा क्या हो रखा है, अभी वाइड स्प्रेड हो रखा है अभी के मॉडर्न टाइम में। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। तो हम बात करते हैं कंट्रीज की, तो सर कई ऐसी कंट्रीज है जहां हम बात करते हैं सर इंडिया की भी, तो सर इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें कई सारे क्या देखे जाते हैं, कई सारे रिलीजन देखे जाते हैं। एज वी नोटिस इन द केस ऑफ नॉर्दर्न आइलैंड, इवन व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन, देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस दैट रिलीजन। पर सर जरूरी नहीं है कि सर आपकी जो पॉपुलेशन हो ना वो रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या हो रखी हो, डिवीजन हो रखी हो, उसमें डिवाइड हो रखी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न आइलैंड की, तो सर नॉर्दर्न आइलैंड में ये देखा गया है कि सर जो वो लोग रिलीजन फॉलो करते हैं वो तो सेम है, पर सर उसका रिलीजन को प्रैक्टिस करने का जो तरीका है ना वो सबका अलग अलग है, और सर जो मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो वही है वहां पे। फिर हम आगे देखते हैं, अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ
पॉलिटिक्स। तो सर जो जेंडर डिफरेंसेस है ना उसको हम पॉलिटिक्स में कम देखते हैं, जबकि हम बात करते हैं रिलीजन डिफरेंसेस की तो सर रिलीजियस डिफरेंसेस हमें पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे से देखे जा सकते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग, चलो हम कुछ आइडियाज को देखते हैं। गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। सर हम पॉलिटिक्स से रिलीजन को सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसा गांधी जी कहा करते थे। अब गांधी जी ने सर रिलीजन वर्ड का यूज किया, तो सर ये जो वर्ड का यूज किया गांधी जी ने रिलीजन, तो क्या वो किसी पर्टिकुलर किसी रिलीजन की बात कर रहे थे, क्या वो हिंदुइज्म की बात कर रहे थे, क्या वो इस्लाम की बात कर रहे थे? नहीं सर, ऐसा नहीं था। उनके रिलीजन से मतलब था सर मोरल वैल्यूज, जो कैसी है, जो इन्फॉर्म करती है सारे रिलीजन को। मतलब सारे रिलीजन जब एक साथ आते हैं तो उन सभी रिलीजन को हम पॉलिटिक्स से नहीं हटा सकते। मतलब कहने का मतलब यही है कि सर सारे जो रिलीजन है वो एक है और उन सभी का अपना अपना क्या है, कोई व्यू है, उन व्यू को उनको लेके आना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं, ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। सर जो पॉलिटिक्स है ना उसको कहाँ से गाइड करना चाहिए, उसे एथिक्स से गाइड करना चाहिए। जो एथिक्स कहाँ से आते हैं, रिलीजन से हमें देखने को मिलते हैं। Human rights groups in our country have argued that most of the victims of communal riots in our country are people from religious minorities। तो ऐसा देखा गया है, एक ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप्स बने हैं ना उन्होंने ऐसा देखा है, उन्होंने हमेशा आर्ग्यू किया है कि सर जो हमारे देश में कम्युनल राइट्स जो भी होते हैं ना, उन सभी कम्युनल राइट्स के अंदर जो लोग हैं वो किनसे होते हैं, किन रिलीजन से होते हैं, वो होते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज से। फिर हम देखते हैं, दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। अब उनका मुद्दा क्या होता है, उनका डिमांड क्या होता है? सर उनकी डिमांड बस इतनी होती है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। और सर ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि जितने भी कम्युनल राइट्स हो रहे हैं उनके अंदर जो लोग हैं वो कौन है, जो रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। किससे? सर गवर्नमेंट से। फिर हम बात करते हैं, वुमेन्स मूवमेंट हैज आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजियस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। तो हम समझ सकते हैं सर जो वुमेन्स मूवमेंट होते हैं ना वो हमेशा आर्ग्यूड करते हैं कि सर जो फैमिली लॉज है ना वो क्या है, हमेशा डिस्क्रिमिनेट करते हैं वुमेन्स को। फिर हम आगे देखते हैं, सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉज टू मेक देम मोर इक्वालिटेबल। तो सर इसीलिए वो कहते हैं, वो ग्रुप्स कहते हैं, वो वुमेन्स मूवमेंट्स कहते हैं कि सर इसीलिए हमें इन लॉज को हटा देना चाहिए और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो कैसा हो, मोर इक्विटेबल हो। फिर हम देखते हैं, ऑल दिस इंस्टेंसेस इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। और ये सभी जो इंस्टेंसेस है वो हमें बताते हैं कि सर जो रिलीजन है और जो पॉलिटिक्स है उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो जरूर है। ऑल दिस इंस्टेंसेस इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो सर हम ये समझ सकते हैं कि सर जब रिलीजन पॉलिटिक्स में आता है या जब पॉलिटिक्स रिलीजन में आती है तब ये सारे इंस्टेंसेस क्या होते हैं, हमारे सामने आते हैं। बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस। पर उनके लिए ऐसा कुछ रॉन्ग, ऐसा कुछ डेंजरस इसके अंदर नहीं है। आइडियाज एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। तो हम समझ सकते हैं कि कई सारे ऐसे आइडियाज है, कई सारे ऐसे आइडियल्स है, वैल्यूज है जो कहाँ से लिए गए हैं, जो डिफरेंट रिलीजन से लिए गए हैं और सर वो कहाँ अपना रोल प्ले करते हैं, वो अपना रोल पॉलिटिक्स में प्ले करते हैं। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स। तो सर लोगों को अपनी जो नीड है वो कहाँ बतानी चाहिए, सिर्फ पॉलिटिक्स में अपनी नीड को बताना चाहिए, इंटरेस्ट को बताना चाहिए, डिमांड को बताना चाहिए, ताकि सर वो अपने रिलीजियस कम्युनिटी को और ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सके। तो ऐसे में हमें समझ में आता है कि सर पॉलिटिक्स को बताना पड़ेगा कि सर हमारी नीड क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारी डिमांड क्या है। फिर हम आगे देखते हैं, those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression। सर जिनके पास पॉलिटिकल पावर है उन्हें हमेशा कुछ रेगुलेशन को प्रैक्टिस में लाना चाहिए ताकि सर डिस्क्रिमिनेशन को, ऑपरेशन को एज एन है ना प्रैक्टिस में लाने से रोका जा सके। कि सर किसी भी रिलीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा और ना ही किसी रिलीजन को ऑपरेस किया जा रहा है। दिस पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। तो सर जो ये पॉलिटिकल जो एक्ट्स है ना उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। फिर हम एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। तो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि कई सारे क्या होते हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सर जो हमारा जेंडर है वो एक यूनिवर्सल इशू है, पर सर जो हमारा रिलीजन है वो एक है ना किसी रीजनल हो सकता है, किसी एरिया स्पेसिफिक हो सकता है। पर आज के टाइम में देखा गया है कि सर कंट्रीज में ये जो मुद्दा है, ये जो इशू है, ये जो रिलीजन का जो इशू है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसी कई सारी कंट्रीज है जहाँ पे इंडिया जैसे क्या पाए जाते हैं, कई सारे डिफरेंट रिलीजन पाए जाते हैं। जैसे कि
कि हम बात कर लेते हैं नदर आइलैंड की, तो सर जरूरी नहीं है कि सर जो हमारी पॉपुलेशन हो ना उसमें डिफरेंट रिलीजन हो। कई बार ऐसा होता है कि एक सेम रिलीजन होने के बावजूद भी लोगों को क्या होने लग जाती है, प्रॉब्लम होने लग जाती है। और ये प्रॉब्लम नदर्न आइलैंड में देखी गई थी, वहां पे यही था सर, रिलीजन सबका सेम है पर प्रॉब्लम क्या है उसकी प्रैक्टिस में है। फिर हम आगे देखते हैं ह्यूमन राइट्स ग्रुप। अब सर कई सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स है जिन्होंने कहा है कि सर जो हमारे देश में किसी भी कंट्री में सर कम्युनल राइट्स जो है वो क्यों हो रहे हैं सर, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के कारण हो रहे हैं। क्योंकि सर रिलीजियस माइनॉरिटीज को क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि सर कुछ हमारे लिए स्पेशल स्टेप्स गवर्नमेंट उठाए। फिर इसी के साथ साथ सर जो वुमेन्स का जो मूवमेंट है वो आर्ग्यू करता है कि सर हमारी जो फैमिली लॉज है, हमारे लिए वुमेन्स के लिए जो फैमिली लॉज है वो हमेशा कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, वो हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करने चाहिए। और ऐसे में सर उनकी जो डिमांड है वो डिमांड यही है कि सर कि गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। तो सर गवर्नमेंट को इन लॉज को चेंज करना चाहिए ताकि वो बहुत भी ज्यादा क्या हो सके, इक्विटेबल हो सके। फिर हम देखते हैं ऑल दिस इंस्टांसेस इन्वॉल्व और रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर कई सारे रिलीजन और पॉलिटिक्स के ऐसे इंस्टांसेस है जो धीरे धीरे उनके बीच में एक रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे ऐसे आइडियाज हैं, कई सारे ऐसे आइडियल्स है, वैल्यूज है जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से लिए जाते हैं और सर वो कहाँ अपना रोल प्ले करते हैं, वो पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सर पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स। तो सर लोगों को इतना एबल होना चाहिए कि वो अपनी नीड को पॉलिटिक्स में बता सके, अपने इंटरेस्ट को पॉलिटिक्स में बता सके और साथ ही साथ अपने डिमांड्स को भी पॉलिटिक्स में बता सके। फिर हम ये देखते हैं कि सर जो पॉलिटिकल पावर होती है उसको हमेशा रेगुलेट करना चाहिए। क्यों रेगुलेट करना चाहिए? क्योंकि सर हम देखते हैं कि सर जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जब भी हम हमारे डिस्क्रिमिनेशन को, ऑपरेशन को प्रैक्टिस में लाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सर पॉलिटिकल पावर होने के कारण उस रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, उस रिलीजन के साथ ऑपरेशन देखा जाता है। और इसी से बचने के लिए जरूरी है कि सर पॉलिटिकल जो पावर है वो हमेशा कैसी रहे, वो पॉलिटिकल पावर हमेशा रेगुलेटेड रहे। दिस पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। तो सर ऐसे में ये जो पॉलिटिकल जो एक्ट्स है ना वो हमेशा कैसे होने चाहिए, इक्वल। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा सिविक्स का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है कम्युनलिज्म। तो चलो बच्चों देखते हैं कम्युनलिज्म को। आखिर ये होता क्या है? द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। तो है ना बच्चों, प्रॉब्लम शुरू कब होती है? जब एक रिलीजन को एक नेशन का क्या समझ लिया जाता है, बेस समझ लिया जाता है। द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। और सर ये जो है ना बेसिक जो ये प्रॉब्लम है और भी ज्यादा एक्यूट हो जाती है, और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब इस प्रॉब्लम को क्या समझ लिया जाता है, पॉलिटिक्स का एक्सप्रेशन समझ लिया जाता है। एक्सक्लूसिवली इसको पॉलिटिक्स में ऐड कर लिया जाता है। व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर आर pitted against another। जब एक रिलीजन के जो लोग हैं वो दूसरे रिलीजन के जो फॉलोवर्स हैं उनको क्या करना शुरू कर देते हैं, उसके अगेंस्ट में जाके खड़े हो जाते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर कम्युनलिज्म क्या है, कि अपने रिलीजन को और ज्यादा बेहतर समझना किसी दूसरे रिलीजन से। फिर हम आगे देखते हैं दिस हैपेंस व्हेन बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोस ऑफ अदर रिलीजन। सर ऐसा बिलीव किया जाता है, जब एक रिलीजन के द्वारा ऐसा माना जाता है कि सर वो क्या है, सुपीरियर है दूसरे रिलीजन के कंपेयर में। व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजन ग्रुप आर फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू अनदर। अब सर जब एक जो रिलीजन है उसकी जो डिमांड्स है वो दूसरे ग्रुप ऑफ रिलीजन के लिए क्या हो, अपोजिशन हो। और इसी के साथ साथ एंड व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर दी रेस्ट। और इसी के साथ साथ सर जो स्टेट है ना, स्टेट पावर का भी यूज किया जाए ताकि सर वो जो एक रिलीजन है उसका क्या बैठाया जा सके, उसका डोमिनेशन बैठाया जा सके उस अगले ग्रुप के ऊपर। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि ओवरऑल कम्युनलिज्म क्या है, कि अपने जो धर्म है, अपना जो रिलीजन है उसको क्या समझना, बेहतर समझना दूसरे धर्म के कंपेयर में, दूसरे रिलीजन के कंपेयर में। फिर हम आगे देखते हैं दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। तो सर ऐसे में हम समझ सकते हैं जब रिलीजन पॉलिटिक्स में आता है तो इसी को ही हम क्या कह देते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स कह देते हैं। तो सर ये वर्ड याद रखना, ये टर्म्स याद रखना। इस चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हमें टर्म्स देखने को मिलेंगे जो हमारी लाइफ में भी हमारे बहुत काम आने वाले हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो सर जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसका ऐसा मानना होता है, उसका एक ऐसा समझना होता है कि सर जो सोसाइटी है, जो सोशल कम्युनिटी है, उसका जो आधार है वो क्या है, वो है रिलीजन। मतलब उसका बेस क्या है, रिलीजन है। अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिलीजन है। और इसी को ही हम क्या कह देते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स या फिर कम्युनलिज्म कह देते हैं। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग
along the following lines। तो सर जो कम्युनलिज्म है वो कहाँ अपनी इन्वॉल्व करता है थिंकिंग को सर, इन बिटवीन दी लाइंस को। फिर हम आगे देखते हैं, द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। ऐसा देखा गया है कि एक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हमेशा एक कम्युनिटी के ही होते हैं। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आदि सेम, उनके जो फंडामेंटल इंटरेस्ट होते हैं वो भी सेम होते हैं। साथ ही साथ एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज इररिलेवेंट और ट्रेवल फॉर कम्युनिटी लाइफ। तो सर अगर उनके बीच में किसी भी तरीके का डिफरेंस देखा जाता है या फिर उनके बीच में कोई भी डिफरेंस माना जाता है तो वो कैसा होता है, इररिलेवेंट होता है। इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजियस कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। तो ऐसा माना जाता है कि सर अगर आप किसी और रिलीजन को मानते हो तो आप किसी एक कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकते हो। मतलब अगर आपको एक कम्युनिटी का हिस्सा होना है तो आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना ही होगा। अगर आप उस रिलीजन को फॉलो नहीं करते तो आप उस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो। इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कॉमनिटीज दिस आर सुपरफिशियल एंड इमैटेरियल। तो जब भी हम देख सकते हैं कि सर जब कुछ फॉलोअर्स के जो बीच के रिलीजन जो है ना, कॉमनिटीज जब उसमें देखने को मिलती है, जब रिलीजन अलग अलग हो पर उन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमनिटीज देखने को मिले तो सर वो कैसा हो सकता है, वो सुपरफिशियल हो सकता है, इमैटेरियल हो सकता है। फिर हम आगे देखते हैं, देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। तो सर उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हर रिलीजन के कुछ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं और इसी के कारण उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म लीड्स टू द बिलीफ दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन विद इन वन नेशन। तो सर कम्युनलिज्म का यही मानना है कि सर अगर आपके रिलीजन अलग अलग है, आपके धर्म अलग अलग है तो आप इक्वल सिटीजन नहीं बन सकते और आप एक कंट्री के अंदर नहीं रह सकते। आइदर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू बी फॉर्म डिफरेंट नेशन। तो सर ऐसे में क्या होता है, एक नेशन के अंदर एक जो रिलीजन है वो डोमिनेट करता है दूसरे रिलीजन को, और अगर वो जो रिलीजन है वो उस दूसरे रिलीजन से डोमिनेट नहीं होना चाहता तो उसे फॉर्म करना होता है डिफरेंट नेशन को। दिस बिलीफ इन फंडामेंटली फ्लॉड। तो सर ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि सर बेसिक कोई कम्युनिटीज नहीं होती। अगर आपका रिलीजन अलग है तो बेसिक आप किसी और कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हो, आप इस नेशन से बिलोंग नहीं करते, ऐसा माना जाता है। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पायरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। तो सर जब डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं तो उनके डिफरेंट क्या होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, एस्पायरेशन होती है। फिर हम देखते हैं, एवरीवन हैज अ सेवरल अदर रोल्स, पोजीशन एंड आइडेंटिटीज। तो इसी के साथ साथ हर किसी के पास अपना खुद का कुछ रोल होता है, कुछ पोजीशन होती है, कुछ ना कुछ उनकी आइडेंटिटीज होती है। फिर हम देखते हैं, दिस आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी। अब ऐसे में सर कई सारी वॉइसेस कई सारी कम्युनिटी में देखी जाती है। ऑल दिस वॉइसेस हैव अ राइट टू बी हर्ड। तो सर इसी के साथ साथ हर वॉइस का एक राइट है कि सर उससे क्या किया जाए, उसे सुना जाए। Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that community। अब होता क्या है ना सर, अटेम्प्ट अगर किया जाता है कि उन फॉलोअर्स को साथ में लाया जाए तो सर वो एक दूसरे की क्या करेंगे, वॉइसेस को दबाना शुरू कर देंगे, सप्रेस करना शुरू कर देंगे। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। तो सर जो कम्युनलिज्म है ना उसकी कई सारी फॉर्म्स होती है पॉलिटिक्स में। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे लाइफ। तो सर जो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है ना कम्युनलिज्म का वो हम हमारी डेली लाइफ के जो बिलीव्स है ना उसके अंदर हम देख सकते हैं। दिस रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर अदर रिलीजन्स। तो ऐसा हमारा बिलीव किया जाता है हमारे एवरीडे लाइफ में। ऐसा देखा जाता है कि सर कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, कुछ प्रेजुडिस होते हैं जिनका मानना होता है कि सर हमारा जो रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन से क्या है, सुपीरियर है। फिर हम देखते हैं, दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट इवन व्हेन वी बिलीव इन इट। तो सर ऐसे में कई बार ऐसी कुछ चीजें होती है जिनको हम नोटिस तो कर सकते हैं पर सर हम उनके अंदर बिलीव रखते हैं, इसलिए हम कुछ उसके लिए बोलते नहीं है, मतलब उसका किसी भी तरीके से हम उसका अगेंस्ट में खड़े नहीं होते। अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ऑन रिलीजियस कम्युनिटी। तो सर एक पॉलिटिकल जो माइंड है, एक कम्युनल जो माइंड है वो हमेशा चाहेगा कि सर उसे क्या मिले, पॉलिटिकल डोमिनेंस मिले खुद के रिलीजन के लिए। For those belonging to majority community, this takes the form of majoritarian dominance। तो इसके कारण क्या होता है कि सर जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है, सर मेजोरिटी कम्युनिटी होगी तो मेजोरिटी कम्युनिटी किसको फॉलो करेगी, रिलीजन को फॉलो करेगी। तो आ गया रिलेशनशिप बीच में। तो सर जब रिलेशनशिप बीच में आ रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो रिलीजन है वो क्या है, मेजोरिटी में है। और जब वो मेजोरिटी में है और उसके पास पॉलिटिकल पावर भी आ जाती है, डोमिनेंस भी आ जाती है, तो उसे हम कह देते हैं मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। तो ऐसे में सर जो माइनॉरिटी
कम्युनिटी होती है उसको एक ज़रूरत लगती है, एक डिज़ायर लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए, एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाना चाहिए। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज अनदर फ्रिक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। तो सर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है ना रिलीजियस लाइन्स के ऊपर, वो एक अनदर क्या है, फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है। फिर हम देखते हैं दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सैक्रेड सिंबल्स। अब ऐसे में सर जो कम्युनलिज्म है वो सैक्रेड सिंबल्स का यूज करता है, रिलीजियस लीडर्स का यूज करता है, इमोशनल अपील का यूज करता है एंड प्रेजेंट फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स। सर उन फॉलोअर्स के अंदर एक फियर बैठाता है कि सर आप हमारे रिलीजन को फॉलो करिए, आप हमारे रिलीजन की बातें मानिए, नहीं तो आप हमारे रिलीजन हमारी कम्युनिटी से आउट हो सकते हैं। मतलब एक है ना पॉलिटिकल एरिना में उन सभी चीज़ों को लाया जाता है जिससे वो एक कम्युनिटी के अंदर एक इन्फ्लुएंस डाल सके और साथ ही साथ पॉलिटिक्स के अंदर इन्फ्लुएंस डाल सके। फिर हम आगे देखते हैं इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर ऑफ वन रिलीजन इन डिफरेंस टू अदर्स। तो ऐसे में सर एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखा जाता है कि सर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक किसी धर्म किसी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को क्या करती है, टारगेट करती है और सर उनसे अपील करती है कि सर अगर आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको हमें ही वोट देना होगा। फिर हम बात करते हैं समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस राइट्स एंड मैसेकर। सर कई बार क्या होता है जो कम्युनिज्म होता है ना वो अपना मोस्ट अगली फॉर्म ले लेता है। सर ये मोस्ट अगली फॉर्म क्या होता है कि सर कम्युनल वायलेंस होता है, राइट्स होते हैं और जो मैसेकर्स होते हैं। फिर हम देखते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ दी वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द सेम टाइम ऑफ दी पार्टीशन। तो सर देखा गया है हमारे इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उस टाइम के अंदर जो ये कम्युनल वायलेंस है, जो कम्युनल राइट्स है, कम्युनल मैसेकर्स है, वो इंडिया ने देखे हैं और पाकिस्तान ने भी इसको साथ साथ में फील किया है। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज आल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। तो सर हम ऐसा नहीं कह सकते कि सर जब इंडिपेंडेंस मिली थी तभी ऐसा हुआ था। सर इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने कई सारे कम्युनल वायलेंस हमारे इंडिया के अंदर देखे हैं। अब हम एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो स्टार्टिंग में हमने ये देखा कि सर दी प्रॉब्लम शुरू कब होती है, जब एक नेशन के लिए बेस मान लिया जाता है किसी एक रिलीजन को। फिर हमने देखा कि सर आखिर ये कम्युनलिज्म क्या है। कम्युनलिज्म बस इतना है कि सर व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर आर पिटेड अगेंस्ट अनदर। सर जब एक रिलीजन के फॉलोअर दूसरे रिलीजन के फॉलोअर के सामने आगे खड़े हो जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि सर हम कौन है, हम सुपीरियर है दूसरे रिलीजन से, उसे ही हम क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सर जब ये कम्युनलिज्म है, जब इसका जो एक रिलीजन है, जब इसको स्टेट पावर मिल जाती है और साथ ही साथ ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेता है, तो ये एक रिलीजियस ग्रुप क्या बन जाता है, एक ओवरऑल एक पावर बन जाता है। फिर हम ये देखा कि सर जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, कम्युनल पॉलिटिक्स किसे कहते हैं, जब सर स्टेट पावर एक रिलीजन को सपोर्ट करती है तब हम उसे क्या कह देते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स कह देते हैं। फिर हम देखते हैं कम्युनलिज्म इन्वॉल्व, जब सर जो कम्युनलिज्म है वो कब इन्वॉल्व होता है, जब ये जो लाइंस है ना सर, जो पॉलिटिक्स है साथ साथ में सर ये जो कम्युनिटी है, ये जो रिलीजन है, ये जब हमारे सामने साथ में आते हैं ना, तब सर कम्युनलिज्म इन्वॉल्व होता है। फिर हम बात करते हैं दी फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि सर एक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग एक ही कम्युनिटी के होते हैं, उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं और रिलेवेंट होते हैं, साथ ही साथ वो एक डिफरेंट आइडेंटिटी को भी फॉलो करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सर फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कॉमनलिटीज, दिस आर सुपरफिशियल एंड इमैटेरियल। तो सर देखा जाता है कि सर जो डिफरेंट रिलीजन के जो डिफरेंट फॉलोअर्स होते हैं ना, उनके बीच में कई बार ऐसी कॉमनलिटीज देखने को मिलती है, पर सर जो ये कॉमनलिटीज है वो इतनी ज्यादा होती नहीं है, मतलब एक होता है नाम मात्र के लिए होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सुपरफिशियल कह देते हैं कि सर हम ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकते कि सर एक रिलीजन के जो लोग हैं उनके बीच में क्या होगा, अपने आपस में क्या देखा जाएगा, कॉमनलिटीज देखी जाएगी, ऐसा हम बिलीव करते ही नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं कि सर जो इंटरेस्ट है ना वो हमेशा है ना डिफरेंट कंफ्लिक्ट के कारण होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि सर जब डिफरेंट कंफ्लिक्ट होते हैं तो सर डिफरेंट कंफ्लिक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सर हमारे डिफरेंट क्या है, इंटरेस्ट है। फिर हम देखते हैं इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। तो सर ऐसा देखा जाता है कि जब है ना कम्युनलिज्म अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में होता है तो ऐसा माना जाता है कि सर डिफरेंट रिलीजन के जो लोग होते हैं ना वो साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि सर वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो एक नेशन के एक सिटीजन, इक्वल सिटीजन नहीं बन सकते हैं। फिर हम देखते हैं सर वन ऑफ देम हैज अ डोमिनेट द रेस्ट। तो सर ऐसे में एक जो रिलीजन है उसको दूसरे रिलीजन पे क्या करना होगा, डोमिनेंस बैठाना होगा। फिर हम आगे देखते हैं कि सर ऐसे में कई सारी ऐसी वॉइसेस होती है जो हर एक कम्युनिटी के अंदर देखी जाती है, पर सर उनको कई बार सुना नहीं जाता, पर सर कई सारे ऐसे अटेम्प्ट किए जाते हैं ताकि उन फॉलोवर्स को एक रिलीजन में लाया जा सके, उनकी वॉइसेस को एक किया जा सके, पर ऐसा कभी होता नहीं है। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। तो ऐसे में सर जो कम्युनलिज्म है वो कई सारी वेरियस फॉर्म्स लेता है पॉलिटिक्स में। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इन एवरीडे बिलीफ। तो सर जो मोस्ट कॉमन कम्युनलिज्म है वो देखते हैं हम हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। हम देखते हैं
कि सर कैसे जो रिलीजियस प्रेजुडिस होते हैं, स्टेरियोटाइप्स होते हैं, साथ ही साथ जो रिलीजियस कम्युनिटीज होती है वो सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर रिलीजन, तो सर वो अपनी सुपीरियरिटी बनाना चाहती है अदर रिलीजन के ऊपर। फिर हम ये देखते हैं सर दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट इवन व्हेन वी बिलीव इन इट, तो सर ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हमें ये दिखता तो है पर सर हम इसके अंदर बिलीव नहीं करते, हम इसको नोटिस ही नहीं करते। अ कम्युनल माइंड, अब सर एक जो कम्युनल माइंड होगा ना वो हमेशा सोचता रहेगा कि सर मेरे पास क्या हो, पॉलिटिकल डोमिनेंस हो, ताकि मैं अपने रिलीजियस जो एक है ना कम्युनिटी है उसको और ज़्यादा ही सुपीरियर बना सकूँ। फिर हम देखते हैं ऐसे में सर हमारे सामने आता है रोल मेजॉरिटी कम्युनिटी का। सर मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या होती है? सर मेजॉरिटी कम्युनिटी का मतलब होता है कि सर जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, तो ऐसे में सर जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है तो सर वो कम्युनिटी किसी ना किसी रिलीजन को फॉलो करती होगी। तो ऐसे में होता क्या है सर, जो वो कम्युनिटी है वो किसी ना किसी रिलीजन को फॉलो तो कर ही रही है। तो ऐसे में सर ये जो रिलीजन है वो रिलीजन कहाँ आ जाता है? पॉलिटिक्स में आ जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी जब बात की जाती है ओवरऑल रूल की, तो सर रूल कब होता है? जब किसी भी कम्युनिटी का क्या होता है, मेजॉरिटी होती है उसके पास, तभी हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट को रूल कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को नीड होती है मेजॉरिटी की। फिर हम देखते हैं फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। जब भी हम बात करते हैं सर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की, तो सर हमेशा उनका एक है ना माइंडसेट रहता है कि सर हमें क्या बनाना है, एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाना है, साथ ही साथ एक सेपरेट नेशन हमें बनाना है। ऐसे में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। तो सर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है वो भी एक तरीके का क्या है, कम्युनलिज्म भी है। फिर हम आगे देखते हैं सर जब पॉलिटिकल एरिना की बात करते हैं तो एक रिलीजन के जो लोग होते हैं वो दूसरे रिलीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक दूसरे रिलीजन पे इन्फ्लुएंस करने के लिए वो क्या करती है, सेक्रेट सिंबल्स का यूज करती है, रिलीजियस लीडर्स का यूज करती है, इमोशनल अपील का यूज करती है, ताकि सर वो अपने फॉलोवर्स को, ताकि वो एक रिलीजन को फॉलो करने वाले फॉलोवर्स को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। फिर हम देखते हैं समटाइम कम्युनिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म। कई बार ऐसा होता है कि सर जो कम्युनिज्म है वो अपना मोस्ट अगली फॉर्म ले लेता है। सर ये फॉर्म होता है सर वायलेंस का, राइट्स का, मैसेकर का। फिर हम आगे देखते हैं सर ये जो रोल है वो हम देख चुके हैं सर जब हमने इंडिया और पाकिस्तान का क्या देखा था, जब हमने उन दोनों का पार्टीशन देखा था। फिर हम बात करते हैं जब पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर हम देखते हैं कि सर ऐसा नहीं था कि सर जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिली थी तभी पार्टीशन के टाइम ही वायलेंस हो रहे थे। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा सिविक्स का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है सेक्युलर स्टेट। तो चलो देखते हैं सेक्युलर स्टेट को आखिर क्या होता है। सेक्युलर स्टेट कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो सर जो कम्युनलिज्म है ना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। पर सर जो मेकर्स थे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको ये वाला चैलेंज पता था कि सर जो कम्युनलिज्म है वो हमारे कंट्री के अंदर है और ये एक चैलेंज बन सकता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। दैट इज वाई दे चूज द मॉडल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। तो ऐसे में सर उन लोगों ने जो मॉडल सिलेक्ट किया हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए, वो था सर सेक्युलर स्टेट। तो सर ये सेक्युलर स्टेट होता क्या है? दिस चॉइस वाज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट वी स्टडीड लास्ट ईयर। तो सर लास्ट ईयर हमने कुछ इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़े, जिसके अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि सर हमने क्या फॉर्म किया है, हमने एक सेक्युलर स्टेट को फॉर्म किया। अब सर ये सेक्युलर स्टेट होता क्या है? सर सेक्युलर स्टेट क्या होता है कि सर जहाँ पे जितने भी रिलीजन हैं उन सभी रिलीजन्स को इक्वल क्या मिलेगा, उन्हें इक्वल पावर मिलेगा, उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट, और इसी के साथ साथ सर इंडियन स्टेट के लिए किसी भी तरीके का ऑफिशियल रिलीजन को सिलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो कैसा है, वो एक सेक्युलर स्टेट है, वहां पे सभी धर्म क्या है, एक बराबर है। अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, दैट ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान and that of Christianity in England, our constitution does not give a special status to any religion। जैसे कि हम बात करते हैं कि सर जो श्रीलंका है, श्रीलंका का ऑफिशियल जो हमारा रिलीजन है वो कौन सा है, बुद्धिज्म है। इस्लाम जो है पाकिस्तान का एक ऑफिशियल क्या है, रिलीजन है। और सर इसी के साथ साथ क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन है इंग्लैंड की। पर सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं दिया किसी भी रिलीजन को। फिर हम बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। तो ऐसे में सर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारे सभी इंडिविजुअल्स को, सभी कम्युनिटीज को फ्रीडम दी है ताकि वो अपने जो रिलीजन है उसको प्रोफेस कर सके, प्रैक्टिस कर सके, प्रोपगेट कर सके, और साथ ही साथ अगर उन्हें इनमें से कुछ भी नहीं करना
करना, मतलब उन्हें कोई भी रिलीजन प्रोफेस नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करना, प्रोपेगेट नहीं करना, तो सर उसका भी उनके पास फ्रीडम है। फिर हम देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, और इसी के साथ साथ सर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, कि सर रिलीजन को लेके आप किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। तो ऐसे में सर इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए, रिलीजियस कम्युनिटी में इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारे स्टेट को पावर देता है कि सर जो स्टेट है वो इंटरवेन कर सकता है रिलीजियस मैटर में, ताकि सर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो इक्वालिटी है वो रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में बनाई जा सके। फॉर एग्जाम्पल इट बैन्स अनटचेबिलिटी, तो ऐसे में एग्जाम्पल के लिए है सर हमारे सामने अनटचेबिलिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दिया है। अंडरस्टूड इन दिस सेंस सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन्स। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि सर जो हमारा ओवरऑल जो हमारा सिस्टम जो चल रहा है, हमारा जो सेक्युलरिज्म चल रहा है, उसमें हम ये समझ सकते हैं कि सर ये सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं है, सर ये क्या है, एक एक्शन है। फिर हम आगे देखते हैं दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, और सर ये जो आइडिया है वो क्या है, एक फाउंडेशन है हमारी कंट्री के लिए। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया, और इसी के साथ साथ सर जो कम्युनलिज्म है वो कुछ लोगों के लिए हमारे इंडिया के अंदर कोई भी तरीके का थ्रेट नहीं समझा जाता है। इट threatens the very idea of India, that is why communalism needs to be combated। तो सर ऐसे में सर ये इंडिया के लिए क्या है, कम्युनलिज्म एक थ्रेट है, एक खतरा है, इसीलिए हमें इसको क्या करना होगा, कॉम्बैट करना होगा। अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर्स इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। सर जो हमारा एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो सर नेसेसरी तो जरूर है, पर सर ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है ताकि हम है ना कम्युनलिज्म को कॉम्बैट कर सके। कम्युनल प्रेजुडिसेस एंड प्रोपेगेंडा नीड टू बी काउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ एंड रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन नीड टू बी काउंटर्ड इन अरीना ऑफ पॉलिटिक्स। तो हम ये समझ सकते हैं सर ये जो कम्युनल प्रेजुडिसेस हैं, प्रोपेगेंडाज है ना, उनको काउंटर करने की जरूरत है। साथ ही साथ सर ये जो रिलीजन बेस्ड जो मोबिलाइजेशन है उसको भी रोकने की जरूरत है, ताकि सर पॉलिटिक्स में ज्यादा रिलीजन नहीं आ सके। फिर हम ये देखते हैं कि सर हमें एक बार इसके रिकैप की जरूरत है, तो चलो इसका रिकैप देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि सर कम्युनिज्म हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, पर सर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे उनको इस समस्या का अंदाजा था, और सर ये हम अभी तक के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में समझ चुके हैं कि सर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे ना उन्होंने कुछ सोच समझ के ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ऐसे में हम समझ सकते हैं, हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि सर इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि श्रीलंका में बुद्धिज्म है, इस्लाम पाकिस्तान में है, क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में है, पर ऐसे में सर इंडिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ऑफिशियली जिससे चुना गया हो। फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी इंडिविजुअल को, सभी कम्युनिटीज को सर फ्रीडम देता है कि आप अपने रिलीजन को प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें, प्रोपेगेट करें, और सर अगर आपको इनमें से कुछ ही नहीं करना तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है किसी सर डिस्क्रिमिनेशन को ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, की सर आप किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप किसी रिलीजन के हो तो आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। फिर हम बात करते हैं सर कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो इंश्योर कर सके इक्वालिटी किसके बीच, सर रिलीजन माइनॉरिटीज के बीच में। इसी के साथ साथ सर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैन करता है अनटचेबिलिटी को। तो सर ऐसे में हम समझ सकते हैं कि सर जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज ऑफ पर्सन। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि सर जो हमारे इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सर ये वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये एक्शन में है। फिर हम देखते हैं कि सर ये जो आइडिया है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, मतलब सर हमारे जो कंट्री है उसका फाउंडेशन बनाता है। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया। तो सर ऐसे में ही सर जो कम्युनलिज्म है वो कुछ लोगों के द्वारा हमारे इंडिया में थ्रेट नहीं समझा जाता है, और ऐसे में सर हमारी जरूरत है कि सर हम इस कम्युनलिज्म को कॉम्बैट करें। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनफ जरूर है, पर अभी भी वो सफिशिएंट नहीं है कि वो सर कॉम्बैट कर सके कम्युनलिज्म। क्यों कम्युनलिज्म को कॉम्बैट नहीं कर सकता, क्योंकि सर ऐसा देखा गया है कि सर हमारे यहाँ पे कम्युनल प्रेजुडिसेस है, साथ साथ ही प्रोपेगेंडा की नीड है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि सर जितना ज्यादा रिलीजन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व इंडिया में हो चुका है उतने में हमें जरूरत है कि सर हमें इसे कॉम्बैट करने की, अभी कॉम्बैट कम्युनलिज्म। और इसी के साथ साथ सर जो कम्युनल प्रेजुडिसेस है, प्रोपेगेंडास हैं, उनको भी काउंटर करने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन हो रहा है ना रिलीजन का पॉलिटिक्स में, उसे भी रोकने की। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा सिविक्स का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो बेसिक हम कास्ट को समझेंगे और पॉलिटिक्स को समझेंगे। तो चलो समझते हैं। वी हैव सीन टू इंस्टेंसेस ऑफ द एक्सप्रेशन of social division in the arena of politics, one large positive
एंड द अदर लार्जली नेगेटिव। तो हम बेसिकली जेंडर समझ चुके हैं, रिलीजन समझ चुके हैं। आज हमारे पास है जो टॉपिक उसका नाम है कास्ट। तो चलो कास्ट को समझते हैं। लेट अस टर्न टू आवर फाइनल केस दैट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स दैट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। तो सर ऐसे में हम समझ सकते हैं जो कास्ट है वो हमारा फाइनल केस है, और जो ये कास्ट है उसके कई सारे पॉजिटिव और कई सारे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो हम देखते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज। तो शुरुआत करते हैं हम कास्ट इनइक्वालिटीज से। आखिर कास्ट इनइक्वालिटीज होती क्या है? अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सर जेंडर डिवीजन होता है, जैसा कि हमने देखा रिलीजन में भी बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं, वैसे ही सर जो कास्ट डिवीजन है वो भी हमारे इंडिया में देखा गया है, और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो सर हर सोसाइटी के अंदर क्या देखा गया है? सोशल इनइक्वालिटी देखी गई है, साथ ही साथ किसी ना किसी तरीके का सोशल डिवीजन भी देखा गया है लेबर का। फिर हम देखते हैं इन मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशन आर बेस्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो सर कई सारी ऐसी सोसाइटीज है जिसमें देखा गया है कि सर जो ऑक्यूपेशन है ना वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता रहता है? पास होता रहता है। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। तो ऐसे में सर जो कास्ट सिस्टम होता है वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ होता है इसका। इसी के साथ व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज इज दैट इन दिस सिस्टम हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शन्ड बाय रिचुअल्स। तो सर ऐसे में जो कास्टिज्म होता है या कास्ट सिस्टम होता है उसमें अलग क्या होता है? सर बेसिक अलग यही होता है कि सर जो ऑक्यूपेशन है ना वो हेरिडेटरी डिवीजन को क्या करता है? फॉर्म करता है, साथ ही साथ वो हेरिडेटरी बनाता है इस ऑक्यूपेशनल डिवीजन्स को। और सर ये जो ऑक्यूपेशनल डिवीजन होता है ये कैसे होता है? सैंक्शन होता है बाय रिचुअल्स। ये सर प्रथाएं हैं, ये आपको माननी ही पड़ेगी कि सर हाँ आपका जो ऑक्यूपेशन है आपके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आपकी हेरिडेटरी आगे चलेगी, और सर ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि सर ये क्या है? एक रिचुअल है। मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन। तो सर जो एक कास्ट के जो लोग होंगे उनसे उम्मीद की जाती है, उससे सपोज किया जाता है कि सर वो एक तरीके की ही प्रैक्टिस करेंगे, एक तरीके का ही ऑक्यूपेशन वो सिलेक्ट करेंगे। मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप, और उसी के साथ साथ सर उनकी जो शादी है वो भी एक ही कास्ट ग्रुप के अंदर होगी। एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप, और इसी के साथ साथ सर वो किसी और कास्ट या किसी और कास्ट ग्रुप के साथ वो भोजन नहीं करेंगे। कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूशन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दी आउटकास्ट ग्रुप। तो सर बेसिकली हमारा जो ये कास्टिज्म है ये है क्या सर? इसके अंदर एक्सक्लूड कर दिया जाता है अदर कास्ट को, या फिर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अदर कास्ट को, और साथ ही साथ उस ग्रुप को क्या कर दिया जाता है? आउटकास्ट कर दिया जाता है। मतलब एक कास्ट जो होती है वो दूसरी कास्ट को अपने से अलग समझती है और साथ ही साथ उसको डिस्क्रिमिनेट करती है। फिर हम आगे देखते हैं दे वर सब्जेक्टेड टू बी इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और सर ऐसे में ही शुरू होती है एक इन ह्यूमन प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं अनटचेबिलिटी, जिसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा। डेट इज वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फूले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर एडवोकेटेड and work to establish a society in which caste inequalities are absent। तो ऐसे में सर यही एक बेस था। इसी कारण से सर कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि ज्योतिबा फूले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर एंड पेरियार रामास्वामी नायकर ने इस कास्टिज्म को, इस डिस्क्रिमिनेशन को एडवोकेट किया। उनका मानना था कि सर हमारी सोसाइटी के अंदर कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ है उसको ख़त्म करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड पार्टली due to other socio-economic changes, caste and caste system in modern India have undergone great changes। तो सर ऐसे में देखा गया है कि कई सारे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हुए, कई सारे कास्ट सिस्टम चेंज हुई है, और ऐसे में ही हमारा जो कास्टिज्म है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, उसमें कई सारे चेंजेस आए हैं। विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस एंड द ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि सर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, लिटरेसी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, लोगों के पास नए नए ऑक्यूपेशन आते जा रहे हैं। साथ ही साथ सर जो लैंडलॉर्ड है अब विलेजेस में उनकी पोजीशन धीरे धीरे क्या हो रही है? वीक हो रही है, और साथ ही साथ जो कास्ट हायरार्की वो अब धीरे धीरे टूटती जा रही है। मतलब अब ये धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं वो अब कम होती जा रही है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अर्बन एरियाज इट डजंट मैटर व्हिच हु इज वॉकिंग अलोंग नेक्स्ट टू अस ऑन अ स्ट्रीट और ईटिंग एट द नेक्स्ट टेबल इन अ रेस्टोरेंट। तो सर अब है ना अर्बन एरियाज में ये कुछ मैटर ही नहीं करता कि सर हमारे सामने स्ट्रीट पे कौन चल रहा है, हमारे साथ में रेस्टोरेंट में कौन खाना खा रहा है,
The Constitution of India prohibited any caste-based discrimination and laid the foundation of policies to resolve the injustices of the caste system. तो सर जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिटेट करता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, और सर ऐसी कई सारी पॉलिसीज़ को हमारे लिए रिजर्व करता है ताकि सर ये जो कास्ट सिस्टम है इससे होने वाला जो इनजस्टिस है उसको मिटाया जा सके. इफ़ अ पर्सन वो लिव्ड इन अ सेंचुरी अगो वेयर टू रिटर्न टू इंडिया शी वुड बी ग्रेटली सरप्राइज एट चेंजेस दैट हैज़ कम अबाउट इन दी कंट्री. अगर सर कोई बाहर किसी टाइम पीरियड में बहुत सेंचुरीज पहले इंडिया से बाहर जा चुके वो लोग अगर अब भारत में आएंगे या भारत को देखेंगे, इंडिया को देखेंगे, तो सर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे कि सर इंडिया में इतने चेंजेस आ चुके हैं. येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया. पर फिर भी सर जो कास्ट है वो अभी तक हमारे सामने से डिसअपियर्ड नहीं हुई है. सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड. अभी भी सर जो कास्टिज्म है वो अभी भी परसिस्ट करता है. इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट एंड ट्राइब. तो इसी के साथ सर अभी भी देखा जाता है कि सर अभी भी कई सारे जो लोग होते हैं वो अपनी कास्ट में, अपनी ट्राइब में ही क्या करते हैं, शादी करते हैं. अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कंप्लीटली. सर अनटचेबिलिटी अभी तक खत्म नहीं हुई है डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन. हाँ सर कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया है कि सर आप अनटचेबिलिटी का है ना प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पर फिर भी ऐसा देखा गया है कि सर अनटचेबिलिटी आज भी प्रैक्टिस में है. अफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंटिन्यूज टू बी फेल्ट टुडे. और आज भी सर जो ये सदियों से चली आ रही जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ना कि सर जो हमारी कास्ट है, कास्ट के अकॉर्डिंग आपको एडवांटेज मिलती थी, आपकी कास्ट वो नहीं है तो आपको डिसएडवांटेज मिलती थी. तो सर आज भी ये जो सिस्टम है वो आज भी फील किया जा सकता है. The caste groups that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well. तो सर जिन कास्ट के पास पहले से ही एजुकेशन का एक्सेस था वो आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है उनके पास आज भी उसके लिए क्या है, एक अच्छा एक्सेस उनके पास है. दोज ग्रुप्स दैट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और वेर प्रोहिबिटेड फॉर एक्वायरिंग इट हैव नेचुरली लैग्ड बिहाइंड. तो सर जिन ग्रुप्स के पास पहले से ही एजुकेशन का एक्सेस नहीं था आज वो बहुत ज़्यादा पीछे छूट गए. तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जिनके पास एक होता है ना, जिन कास्ट के पास पहले से ही एजुकेशन का एक्सेस था वो आज बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो चुके हैं, जबकि वो कास्ट जिनके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं था वो आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं. दैट इज़ वाई देयर is a disproportionately large presence of upper caste among the urban middle class in our country. इसीलिए सर आज देखा जाता है कि सर जो अपर कास्ट है ना वो लगभग कहाँ रहती है, अर्बन मिडिल क्लास में रहती है. आज भी हमारी जो अर्बन मिडिल क्लास है वो किससे बनी है, अपर कास्ट से बनी है. कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस. और इसी के साथ साथ सर जो कास्ट जो है वो कंटिन्यू आज भी इकोनॉमिक स्टेटस से जोड़ी जाती है कि सर वो अगर किसी रिच क्लास से बिलोंग करता है या फिर सर वो किसी अपर कास्ट से बिलोंग करता है तो सर ऐसा हो सकता है कि उसका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा होगा. अब एक बार हम इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है. अभी तक हमने है ना एक जेंडर और रिलीजियस डिफरेंसेस के बारे में हमने बात कर ली. आज हमने किसके बारे में बात करी, आज हमने कास्ट के बारे में बात करी. कुछ इसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट थे, कुछ इसके नेगेटिव एक्सपेक्ट थे. फिर हमने देखा कि सर आखिर कास्टिज्म होता क्या है. सर कास्टिज्म होता क्या है कि हम सोशल इनइक्वालिटी को फेस करते हैं, साथ ही साथ हमारा जो डिफरेंस होता है, जो सोशल डिफरेंस होता है, जो हमारे लेबर में जो डिफरेंस होता है हम उसे फेस करते हैं. फिर हम देखते हैं इसकी सर सोसाइटी में ऑक्यूपेशन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है. ऐसे में सर जो कास्ट सिस्टम जो होता है वो एक्सट्रीम फॉर्म होता है कि सर ऐसे में माना जाता है कास्टिज्म में कि सर जो आपका ऑक्यूपेशन है वो हेरिडेटरी चलने वाला है और आपके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आप क्या हो जाओगे, डिवीजन हो जाएगा आप में. और साथ ही साथ एक है ना रिचुअल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैंक्शन कर दिया जाएगा. मतलब कहने का इतना ही है कि सर आपका जो ऑक्यूपेशन है उस ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आपका रिलीजन होगा और वो जो रिलीजन है वो रिचुअल आपको क्या बोलेगी कि सर ये क्या है, लेजिटिमेट है, आप इसे हटा नहीं सकते. मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप, अब ऐसा भी देखा गया है कि जो एक ही कास्ट ग्रुप के लोग होते हैं वो सोशल कम्युनिटी एक है ना फॉर्म करते हैं सोशल कम्युनिटी को, जिसमें उनका ऑक्यूपेशन सेम होता है. वो शादियां जो है, मैरिज जो है वो भी एक अपनी कास्ट में ही करते हैं और साथ ही साथ वो दूसरी कास्ट के साथ खाना भी नहीं खाते हैं. फिर हम ये देखते हैं कि सर कि कई बार ऐसा देखा गया है कास्ट सिस्टम के अंदर कि जो अदर कास्ट होती है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और उन्हें आउटकास्ट ग्रुप्स भी बना दिया जाता है. फिर हम देखते हैं कि सर ऐसी कई सारी अनह्यूमन प्रैक्टिस होती है, पर सर उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो इनह्यूमन प्रैक्टिस है वो है अनटचेबिलिटी, जिसको हटाना हमारे समाज से बहुत ज़्यादा जरूरी है. ऐसे में सर ऐसे कई सारे हमारे सामने पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, सोशल रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने हमारा जो ये अनटचेबिलिटी का जो ये श्राप था ना इसको हटाने की कोशिश करी. जिसमें से सबसे पहला नाम है सर ज्योतिबा फूले, फिर है गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर. इन सभी ने एडवोकेट किया कि सर सोसाइटी के अंदर ये इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, कास्ट के अंदर हमें हमेशा इक्वालिटी को सपोर्ट करना चाहिए और सर जो कास्ट इनइक्वालिटीज हैं उनको हटा देना
देना चाहिए, उसको अब्सेंट कर देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सर कि पार्टली सर टाइम के अकॉर्डिंग हमारे सोशो इकोनॉमिक चेंजेस के अकॉर्डिंग अब थोड़ा इस कास्टिज्म के अंदर चेंजेस आए हैं। फिर हम देखते हैं कि सर इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुकी है, अर्बनाइजेशन हो चुका है, लिटरेसी एजुकेशन में आगे बढ़ चुका है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आ चुकी है, साथ ही साथ जो अब लैंडलॉर्ड है वो भी उनकी पोजीशन जो है वो भी अब विलेजेस में वीक हो चुकी है, और साथ साथ ये भी देखा गया है कि सर जो कास्ट हिरार्की है ना अब धीरे धीरे टूटती जा रही है। फिर हम ये देखते हैं कि सर मोस्ट ऑफ द टाइम अर्बन एरियाज में ये देखा जाता है कि हमें सर फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे सामने कौन चल रहा है, हमारे साथ कौन बैठ के खाना खा रहा है। और ऐसे में सर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी प्रोहिबिटेड करता है कि आप किसी भी तरीके से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, आप किसी भी तरीके से किसी भी कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ सर अब हम बात करते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल की, अगर आज इंडिया के अंदर कुछ सदियों पहले जो इंडिया के लोग थे अगर वो वापस इंडिया आते हैं तो उन्हें एक फील होगा, चेंज का फील होगा कि सर इंडिया के अंदर कितना चेंज आ चुका है। फिर हम बात करते हैं कि सर आज भी ऐसा नहीं है कि सर जो हमारा कास्टिज्म है वो पूरा का पूरा हट चुका है, नहीं सर, आज भी सर जो लोग हैं वो अपने ही कास्ट के अंदर क्या करते हैं, शादियां करते हैं। साथ ही साथ कई सारी ऐसी अनटचेबिलिटीज़ की प्रैक्टिस हमारे आज सोसाइटी में की जा रही है जिनको नहीं प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, भले ही उनके ऊपर कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन हो, मतलब सर कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन है उनके ऊपर, पर फिर भी सर अनटचेबिलिटी आज भी प्रैक्टिस में लाई जा रही है। सर अब ऐसे में कई सारी ऐसी सेंचुरीज निकली है जिसमें हमने कई सारे एडवांटेजेस देखे, कई सारे डिसएडवांटेज देखे हैं, और आज भी सर ये जो एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज जो है वो हम फील कर सकते हैं कि सर आज हमारी जो कास्ट है, अगर हम अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं हमें कई सारे एडवांटेजेस दिए जाते हैं, जबकि हम अगर लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हमें वो एडवांटेजेस नहीं दिए जाते। फिर हम बात करते हैं कास्ट ग्रुप की। सर आज भी ऐसे कई सारे कास्ट ग्रुप है जिन्हें क्या मिली थी, जिन्हें पहले भी एजुकेशन तक एक्सेस मिल चुकी थी, और सर आज भी उन्हें मॉडर्न टाइम एजुकेशन में एक्सेस मिला है। पर सर जब हम बात करते हैं जिन्हें पहले से ही एजुकेशन में एक्सेस नहीं मिला था, जिन कास्ट को पहले से ही एजुकेशन से एक्सक्लूड करके रखा गया था, तो आज भी देखा जाता है कि सर वो नेचुरली क्या हो चुके हैं, लैग बिहाइंड हो चुके हैं, मतलब वो पीछे हट चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि सर ऐसी कई सारी अपर कास्ट है, आज भी हम देखते हैं कि सर जो हमारा सोसाइटी है उस सोसाइटी के अंदर जो अर्बन मिडिल क्लास है वो आज किससे फॉर्म हो रखा है, वो सर अपर कास्ट से फॉर्म। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा सिविक्स का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो हम आज देखने जा रहे हैं पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल। As in the case of communalism, casteism is rooted in the belief that caste is the sole basis of social community। जैसा कि हमने कम्युनलिज्म में देखा था कि सर जो नेशन है उसका बेसिस क्या होना चाहिए, कम्युनिज्म होना चाहिए, एक रिलीजन होना चाहिए। वैसे ही सर जो कास्टिज्म है, कास्टिज्म में ऐसा माना जाता है कि सर ये क्या है, एक सोसाइटी का बेस है। According to this way of thinking, people belonging to the same caste belong to a natural social community and have the same interests which have do not share with anyone from another caste। तो ऐसा देखा जाता है कि सर जो लोग एक जैसा सोचते हैं, जो लोग एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, जो एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो नेचुरल सोशल कम्युनिटी होते हैं। और इसी के साथ साथ सर उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो सेम होते हैं, और सर वो उन इंटरेस्ट को, अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को किसी और कास्ट के साथ मैच नहीं करना चाहते हैं। As we saw in the case of communalism, such a belief is not born out of by our experience. Caste is one aspect of our experience, but it is not the only relevant of the most important aspect। फिर हम देखते हैं कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। तो सर जो कास्ट है ना वो वेरियस फॉर्म्स लेती है पॉलिटिक्स में। व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, जब पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को चूज करती है इलेक्शन के लिए, दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। तो सर वो एक कास्ट का जो फैक्टर है ना, कास्ट कंपोजिशन का जो फैक्टर है ना, उसको अपने इलेक्टोरेट और नॉमिनेट कैंडिडेट्स के लिए है ना माइंड में रखती है कि सर अगर हमारा कोई कैंडिडेट जिसे हम इलेक्शन में उतारने जा रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर किसी कास्ट से बिलोंग करता है, तभी हम उसके क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, तभी हम उसको इलेक्टोरेट में लेके आएंगे। फिर हम देखते हैं कि सर फॉर्म डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन, ताकि सर एक पर्टिकुलर किसी कास्ट को टारगेट किया जा सके। सर जैसा कि हमने देखा किसी एक एरिया के अंदर 70% जो है वो ए कास्ट रहती है, और सर जो है ना 30% क्या कौन सी कास्ट रहती है, बी कास्ट रहती है। तो सर जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो ए कास्ट वाले लोग को ही, ए कास्ट वाले मेंबर को ही नॉमिनेट करेगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स मिले उसे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी उस इलेक्शन में विन होने की बन जाए। फिर हम देखते हैं when governments are formed, political parties usually take care that representatives of different castes and tries to find a place in it। सर जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो सर पॉलिटिकल पार्टीज ये ध्यान रखती है कि सर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हो ना वो डिफरेंट कास्ट के हो, डिफरेंट टाइप्स के हो, ताकि सर ओवरऑल एक है ना आइडियाज को एक ही पार्टी के अंदर लाया जा सके। और सर जब एक ही पार्टी के अंदर डिफरेंट आइडियाज होंगे तो सर ज्यादातर लोग जो हैं वो उसी पार्टी के साथ जुड़ना पसंद करेंगे।
फिर हम आगे देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर सपोर्ट। तो ऐसे में सर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कहते हैं इलेक्शन में कि सर हम आपकी कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम XYZ कास्ट से हैं, तो सर आप हमारी कास्ट से हो, इसलिए आपको हमें ही वोट देना होगा। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सर ऐसी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो किन्हीं कास्ट को क्या करती है, सपोर्ट करती है और उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट करती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल पॉलिटिकल लीडर्स टू गियर अप द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। तो ऐसे में सर जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब सर सभी के पास क्या है, वन वोट वन पर्सन का क्या है, अधिकार है। तो सर ऐसे में देखा जा सकता है कि सर पॉलिटिकल पार्टी को अगर वोट्स को सिक्योर करना है, उनको सपोर्ट चाहिए, अगर उनको ऑल ओवर सिक्योर करना है पॉलिटिकल सपोर्ट को, तो उसके लिए जरूरी है कि सर ज्यादा से ज्यादा वो कास्टिज्म को साथ साथ में आगे बढ़े। फिर हम देखते हैं इट ऑल्सो ब्रॉट न्यू कंसाइंस It also brought new consciousness among the people of caste that were hitherto treated as inferior and low। फिर हम आगे देखते हैं द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिवन इंप्रेशन दैट इलेक्शन आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। तो सर जब भी हम पॉलिटिक्स में कास्ट को देखते हैं, ओवरऑल जब पॉलिटिक्स में हम कास्ट ही कास्ट को देखते हैं, तब हमें लग जाता है कि सर जो पॉलिटिक्स है ना वो कास्ट है, कास्ट के अकॉर्डिंग, कास्टिज्म के अकॉर्डिंग वो कुछ भी नहीं है, दैट इज फार फ्रॉम ट्रू। पर सर ऐसा नहीं है। जस्ट कंसिडर दिस, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। तो सर ऐसी कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहां पे सर क्लियरली बताया गया है कि सर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसी एक सिंगल कास्ट की क्या है, मेजोरिटी है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हमारी कंट्री में नहीं देखी गई है। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। तो ऐसे में सर हर कैंडिडेट, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत है कॉन्फिडेंस गेन करने की, ना कि सर किसी कास्ट या कम्युनिटी के अकॉर्डिंग विन होने की। तो ऐसे में सर नो पार्टी विन्स द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। तो ऐसे में सर ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट की अपील के थ्रू क्या कर सकती है, इलेक्शन को विन कर सकती है। व्हेन पीपल से दैट अ कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, इट यूजुअली मींस दैट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी। जब हम बात करते हैं सर वोट बैंक की, तो सर वोट बैंक का मतलब यही होता है कि सर उस कास्ट से बिलोंग करने वाले, सपोज करते हैं ए कास्ट से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं उनका क्या है, लार्ज प्रोपोर्शन है। और ऐसे में सर अगर हम इस पार्टी के, हम इस कम्युनिटी के, हम इस कास्ट के अगर बंदे को हम क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, तो सर ये क्या बन जाएगा, ये ओवरऑल जितना भी सिस्टम होगा ना, ये क्या बन जाएगा, ये ओवरऑल उसका वोट बैंक बन जाएगा। मतलब इन कास्ट के सभी लोगों को इसी कैंडिडेट को क्या देना होगा, वोट देना होगा, ऐसा माना जाता है। और इसी को क्या कह दिया जाता है, वोट बैंक कह दिया जाता है। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। सर कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो एक ही कास्ट से कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स, कई सारे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है, इफ दैट कास्ट इज बिलीव टू बी डोमिनेटेड द इलेक्टोरेट इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर सर ऐसा लगा जाता है, ऐसा माना जाता है कि सर ये पर्टिकुलर जो कास्ट है वो इस एरिया में, इस इलेक्टोरेट में क्या करती है, डोमिनेंस रखती है, तभी उसको क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट व्हाइल मेनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर कास्ट। तो सर ऐसे में कई सारे ऐसे वोटर्स होते हैं, कई ऐसे वोटर्स होते हैं जिनके कई सारे कैंडिडेट्स, जिनके कई सारी कास्ट के जो कैंडिडेट होते हैं वो वोटिंग में आते हैं, जबकि कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनके कास्ट के जो मेंबर्स होते हैं वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन इन आवर कंट्री। तो ऐसा देखा जा रहा है कि सर कई सारी ऐसी रूलिंग पार्टीज है, कई सारे ऐसे एमएलए हैं, कई सारे ऐसे एमपीज है जो है ना बहुत ही जल्दी से अब इलेक्शन हारे जा रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि दैट कुड नॉट हैव हैपेंड इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जरूरी नहीं कि सर हर एक कास्ट, हर एक कम्युनिटी जो है उनका जो पॉलिटिकल प्रेफरेंस है वो हमेशा एक जैसा ही रहे। क्लियरली व्हाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सो डू मैनी अदर्स फैक्टर्स। तो सर ऐसे में हम समझ सकते हैं कि सर जो कास्ट है वो मैटर जरूर करती है, पर सर वो इकलौता ऐसा एक फैक्टर नहीं हो सकता जिसे हम कंसीडर करें। फिर हम देखते हैं द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी। ऐसा देखा गया है कि सर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके जो वोटर्स होते हैं ना
उनसे अटैचमेंट हो जाता है। पर वो जो अटैचमेंट होता है वो जरूरी नहीं कि हमेशा उनके कास्ट और कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ही हो। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। तो ऐसे में सर एक ही कम्युनिटी, एक ही कास्ट के जो लोग हैं, एक ही कम्युनिटी के जो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि सर उनका जो इंटरेस्ट है हमेशा सेम हो। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका जो इंटरेस्ट है वो बदल सकता है। तो ऐसे में सर रिच एंड पुअर और मैन एंड वुमन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट एवरी डिफरेंटली। तो ऐसे में सर कई सारे गरीब अमीर, कई सारे मैन वुमेन्स जो है एक ही कास्ट से बिलोंग करते होंगे, पर सर वो जो वोटिंग जब करने जाते हैं तो सर वो अलग अलग करते हैं। People's assessment of the performance of the government and the popularity rating of the leaders matters and are often decisive in election। तो सर ऐसा देखा गया है कि सर जो लोग हैं ना वो असेसमेंट करते हैं कि सर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या रही है, उसके लीडर का जो मैटर है सर, उसकी जो पॉपुलरिटी है वो कैसी रही है। जरूरी नहीं है कि सर इलेक्शन में हमेशा उसकी जो कास्ट है वही उसके काम आनी है। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा सिविक्स का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो सर हम देखने जा रहे हैं कास्ट में पॉलिटिक्स। तो चलो शुरू करते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट को। वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि सर जो कास्ट होती है वो पॉलिटिक्स के साथ क्या करती है, बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज ओनली अ वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो सर ऐसा जरूरी नहीं है कि सर यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है पॉलिटिक्स और कास्ट के बीच में। पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल एरिना। पर सर हम देखते हैं कि सर जो पॉलिटिक्स है ना वो भी कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है। अभी हमने पहले वाले वीडियो के अंदर देखा था सर कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो बेसिकली ये बताना ये चाह रहा है कि सर कि जो पॉलिटिक्स है ना वो भी कास्ट को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, कास्ट आइडेंटिटीज को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। Thus it is not politics that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर पॉलिटिक्स में कास्ट नहीं है सर, कास्ट में पॉलिटिक्स आ रही है धीरे धीरे, कि जो कास्ट है वही धीरे धीरे पॉलिटिसाइज होती जा रही है। दिस टेक्स सेवरल फॉर्म्स। ऐसे में सर जो कास्ट है वो सेवरल फॉर्म्स ले रही है। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। तो सर अब क्या कर रही है ना, कास्ट अपनी से जो छोटी कास्ट है, जो अपने से सब कास्ट है ना, जो अपनी नियर बाय नेबरिंग जो कास्ट है उनको अपने अंदर इंक्लूड करती जा रही है, ताकि सर वो अपने जो ग्रुप है उसको क्या बना सके, वो लार्ज बना सके, बिगर बना सके। ऐसे में वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिशन। तो ऐसे में सर कई सारे कास्ट ग्रुप्स को जरूरी होता है कि वो एक कोलिशन में आए, और इसी के साथ साथ फिर अदर कास्ट, ताकि वो अदर कास्ट के साथ, अदर कम्युनिटीज के साथ क्या है, कोलिशन में आए, और कोलिशन में आके सर वो एक बिगर कास्ट बना सके। ऐसे में न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम इन दी पॉलिटिकल अरीना लाइक द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। तो ऐसे में सर कई सारी नई कास्ट है ना हमारे पॉलिटिकल अरीना में आती जा रही है, जैसे कि सर बैकवर्ड हुआ, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स हुआ। फिर हम देखते हैं दस कास्ट प्लेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स इन पॉलिटिक्स। तो ऐसा देखा गया है कि सर जो कास्ट होती है वो कई सारे रोल्स को प्ले करती है पॉलिटिक्स में। फिर हम देखते हैं इन सम सिचुएशन एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स गिव्स मैनी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर। तो ऐसे में देखा गया है कि कई सारी ऐसी सिचुएशन है जब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस की, तो ये देखा गया है कि सर जो अब पॉलिटिक्स है ना वो धीरे धीरे सर जो है ना कम्युनिटीज को, जिन कम्युनिटीज को डिसएडवांटेज है ना उनको धीरे धीरे स्पेस दे रही है, ताकि वो अपने शेयर ऑफ पावर को डिमांड कर सके। इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प्ड पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। तो ऐसे में ही सर जो कास्ट पॉलिटिक्स है ना उसने लोगों को हेल्प किया है, दलित को हेल्प किया है, ओबीसी कास्ट को हेल्प किया है, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्सेस मिल सके डिसीजन मेकिंग का। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो कास्ट में पॉलिटिक्स है ना, या फिर पॉलिटिसाइजेशन है जो कास्ट का, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर कई सारी ऐसी कास्ट है जिसको इसकी जरूरत है, ताकि वो अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर अपना एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन बता सके। सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग एंड agitating for an end to discrimination against particular caste for more dignity and more access to land resources and opportunities। तो ऐसी कई सारी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिमांड करती है, एगिटेशन करती है कि सर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाया जाए, सर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिग्निटी दी जाए, उनको उनकी गरिमा दी जाए, उनको बहुत ज़्यादा एक्सेस दिया जाए, साथ ही साथ उनको एक लैंड और अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको
मिले। फिर हम ये देखते हैं एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट्स एज वेल। पर सर ऐसा भी देखा गया है कि सर हम किसी कास्ट को एक्सक्लूसिव अटेंशन देते हैं तो वो भी कई बार नेगेटिवली रिजल्ट कर सकता है। एज इन द केस ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। तो सर हम समझ सकते हैं कि जो कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है ना, वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होती डेमोक्रेसी के लिए। इसी के साथ साथ इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। तो ऐसे में सर जब हम कास्टिज्म की बात करते हैं, जब एक पर्टिकुलर कास्ट को हम टारगेट करने लग जाते हैं, जब किसी कम्युनिटी को टारगेट करने लग जाते हैं, तो हम बेसिकली हम हमारे जो रियल इशू है, एक्चुअल इशूज है, जैसे कि पॉवर्टी है, डेवलपमेंट है, करप्शन है, उनको भूल जाते हैं। इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। तो सर ऐसे कई सारे केसेस हमारे सामने आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि सर कास्ट डिवीजन के कारण कई सारी सोसाइटी में टेंशन आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है और कई बार उसमें वायलेंस भी देखे जाते हैं। अब हम एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो हमने शुरुआत में ही देखा था कि सर अभी तक हमने ये देखा कि सर कास्ट एंड पॉलिटिक्स क्या है। अब हमने देखा सर कास्ट में पॉलिटिक्स क्या है, सर कास्ट को कैसे पॉलिटिक्स की जरूरत है। फिर हम ये देखा कि सर कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच में एक रिलेशन है, वन वे रिलेशन नहीं है सर, टू वे रिलेशन है। सर जितना रिलेशन कास्ट का पॉलिटिक्स है उतना ही रिलेशन पॉलिटिक्स का कास्ट है। फिर हम देखते हैं कि सर जो पॉलिटिक्स होती है वो इन्फ्लुएंस करती है कास्ट सिस्टम को, कास्ट आइडेंटिटीज को, और इसी के साथ साथ उन्हें कास्टिज्म को कहाँ लेकर आती है, वो पॉलिटिकल एरिना में लेके आती है और उनको एक आइडेंटिटी वो देती है। फिर हम देखते हैं कि सर जो पॉलिटिक्स है वो इन्फ्लुएंस करती है कास्ट आइडेंटिटीज को, कास्ट सिस्टम को। कैसे सर? क्योंकि वो कास्टिज्म को कहाँ लेके आती है, पॉलिटिकल एरिना में लेके आती है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सर पॉलिटिक्स में कास्ट आती जा रही है। सर ऐसा भी देखा जाता है कास्ट जो है वो खुद क्या हो रही है, पॉलिटिसाइज होती जा रही है। फिर हम ये देखते हैं कि सर Thus, it is not politics that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized। तो ऐसे में सर देखा जाता है कि सर ओवरऑल जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स में कास्ट नहीं आ रही। कई बार ऐसा भी होता है कि कास्ट जो है वो खुद पॉलिटिसाइज होती जा रही है। अब इसके कुछ सेवरल फॉर्म्स होते हैं, जैसा कि सर देखा गया है कि अब जो कास्ट है ना वो धीरे धीरे अपने अंदर कई सारी जो कास्ट है उनको, सब जो कास्ट है अपनी नेबरिंग कास्ट है उसको मिलाती जा रही है ताकि वो एक बिगर कास्ट को बनाया जा सके। फिर हम देखते हैं वेरियस कास्ट ग्रुप्स जो होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है कोलिशन की, ताकि सर वो अदर कास्ट के साथ मिलके एक है ना एक कोलिशन बना सके, एक डायलॉग कर सके, एक नेगोशिएशन कर सके। फिर ऐसे में ही हमारे सामने आते हैं कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और कई सारे पॉलिटिकल और कास्ट ग्रुप, जैसे कि हम समझते हैं बैकवर्ड से और साथ साथ हम समझते हैं फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप से। फिर हम बात करते हैं दस कास्ट प्लेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स इन पॉलिटिक्स। तो हम समझ सकते हैं कि सर जो कास्ट होती है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स को प्ले करती है पॉलिटिक्स में। तो ऐसे में सर हम समझ सकते हैं कि कई सारी ऐसी सिचुएशन होती है, कई सारे ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सर जो कास्ट एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर इससे उनको कई सारे एडवांटेजेस मिलते हैं और जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ है उन्हें एक स्पेस मिलता है ताकि वो अपने डिमांड्स को बता सके। सर जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर दलित और ओबीसी कास्ट को रिप्रेजेंटेशन जब मिलता है तब वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ पाते हैं और सर ओवरऑल अपने कास्ट को क्या कर पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कई सारे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो डिमांड करते हैं, एगिटेशन करते हैं कि सर जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोसाइटी में, इस डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया जाए। फिर हम देखते हैं कि सर जरूरी नहीं है कि सर हर कास्ट को एक्सक्लूसिव अटेंशन दिया जाए, क्योंकि सर एक्सक्लूसिव अटेंशन देना भी कई बार नेगेटिव हो जाता है। ऐसा देखा जाता है कि सर अगर किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर जेंडर, रिलीजन और जो कास्ट जो है, अगर वो तीनों के तीनों फैक्टर्स आ जाते हैं तो वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं होते। ऐसे में हम हमारे जो रियल इश्यूज है हम उससे भटक जाते हैं। जैसे कि हमारे रियल इशू कौन से सर, पॉवर्टी है, डेवलपमेंट है, करप्शन है, हम उन मुद्दों से, कास्टिज्म साथ साथ जेंडर और साथ ही साथ रिलीजन के कारण उन मुद्दों से हम हट जाते हैं। इन सम केस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। और इसी के कारण कई बार देखा गया है कि कास्ट डिवीजन के कारण हम देखते हैं कई सारी सोसाइटी में टेंशन हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा सिविक्स का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो आज हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज इन इंडिया। तो सर हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि सर इंडिया के अंदर लाइफ के ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स है जहाँ पे हम वुमेन्स को क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उन्हें डिसएडवांटेजेस देना पड़ती है या फिर उनको डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है। द वुमेन इन इंडिया आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज इन दी फॉलोइंग वेज। तो सब हम बात करते हैं लिटरेसी की। तो सर जो वुमेन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है? सर लिटरेसी में होता है, उनको पढ़ाया नहीं जाता है, उनको कम पढ़ाया जाता है मेल्स के कंपेयर में। द लिटरेसी रेट फॉर वुमेन इज 65.46%, और जबकि हम बात करते हैं मेंस की तो वो है लगभग 82.14% फॉर
मैन, तो हम समझ सकते हैं कि सर जो वुमेन्स है, वुमेन्स के लिए जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, 65.46% है। जबकि हम बात करते हैं जब मेल्स की, जब हम बात करते हैं मेंस की, तब हम ये देखते हैं कि वही लिटरेसी रेट पहुंच जाती है 82.14 की। तो सर एक ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो हम ओवरऑल समझ सकते हैं कि सर जो वुमेन्स है वो कम पढ़ी लिखी है एज कम्पेयर टू मैन। दिस शोज दैट सिंस इंडिपेंडेंस द गैप बिटवीन द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन विद रिस्पेक्ट टू लिटरेसी स्टिल कैन नॉट बी फिल। तो सर हम ये समझ सकते हैं कि सर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुका था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले आज इतने साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी सर आज भी महिलाओं का अगर हम लिटरेसी रेट देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा लो है। हायर एजुकेशन, दूसरी बात आती है सर हायर एजुकेशन। सर महिलाओं को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। हाँ सर, अभी हम बात कर रहे थे स्कूल भेजने तक की, हम बात कर रहे थे उन्हें साक्षर बनाने की, लिटरेट करने की, पर अब हम जब भी बात करते हैं हायर एजुकेशन की तो सब वुमेन को हायर एजुकेशन में जाने से रोका भी जाता है। अब वो कैसे? व्हेन यू कंपेयर द परसेंटेजेस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑप्टिंग फॉर हायर स्टडीज आफ्टर स्कूल, इट इज लोअर फॉर गर्ल्स एज दे टेंड टू ड्रॉप आउट आफ्टर स्कूल। तो ऐसा में क्या होता है कि सर जो गर्ल्स होती है उन्हें स्कूल के बाद, स्कूल खत्म होने के बाद आगे पढ़ाया नहीं जाता है। जबकि हम बात करते हैं बॉयज की तो सर उन्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाता है, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को खर्च किया जाता है। दिस इज बिकॉज पेरेंट्स डू नॉट विश टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज ऑन अ गर्ल्स एजुकेशन विच इज क्वाइट एक्सपेक्टेड इन बॉयज केसेस। तो सर जब भी हम बात करते हैं पेरेंट्स की तो सर पेरेंट्स का ऐसा मानना होता है कि सर ज्यादा से ज्यादा जो स्पेंड है वो किन के लिए किया जाए, वो बॉयज के लिए किया जाए, गर्ल्स के लिए ज्यादा स्पेंड नहीं किया जाए उनके एजुकेशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं हायर पेड जॉब्स की। तो सर हम ये तो समझ गए होंगे सर जब उन्हें हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो सर उन्हें हाई पेड जॉब्स भी कैसे मिलेगी। तो सर हम देखते हैं हाई पेड जॉब्स, द परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्किंग इन हाई पेइंग जॉब्स इज स्टिल स्मॉलर देन मैन। तो जब भी हम बात करते हैं वुमेन वर्किंग प्रोफेशनल्स की, या जब भी हम बात करते हैं वुमेन्स की जॉब्स में, तब हम ये देखते हैं कि सर वो मेल्स के कंपेयर में, मेंस के कंपेयर में बहुत ज्यादा कम है। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमन वर्क्स 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। पर फिर भी जब हम बात करते हैं सर एवरेज वर्क की तो सर जो वुमेन्स है ना वो मेंस के कंपेयर में 1 घंटा काम रोज ज्यादा करती है। येट मच ऑफ हर वर्क इज नॉट पेड एंड देयरफॉर ऑफन नॉट वैल्यूड। पर फिर भी सर उनके काम को ना तो पे किया जाता है और ना ही उनके काम के लिए उन्हें वैल्यू दी जाती है। फिर हम देखते हैं द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। अब इसी के लिए कि सर उन्हें अपने काम के लिए, उन्हें अपने वर्क के लिए इक्वल रेम्यूनरेशन मिले, इसी के लिए सर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आता है 1976 में। अब ये कहता है स्टेट्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। तो ये जो एक्ट है वो कहता है कि सर अगर जो काम इक्वल है तो सर उसके लिए जो पे है वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज of work from sports and cinemas to factories and fields, women are paid less than men even when both do exactly the same work। पर सर फिर भी हम जब बात करते हैं वर्क की, जब भी हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, सिनेमा की, फैक्ट्रीज की, फील्ड्स की, तब सर वहां देखा जाता है कि सर जो मेंस है उनके कंपेयर वुमेन्स को कम पे किया जाता है। sex ratio of India is 107.48, that 107.48 males per 100 females in 2019। तो हम ये देख सकते हैं कि सर 2019 के अंदर अगर हम बात करते हैं 100 फीमेल्स की तो उनके कंपेयर में कितने मेल्स थे, 107.48 मेल्स थे। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि 100 के कंपैरिजन में भी जो मेल्स है वो वुमेन्स के कंपेयर में ज्यादा है। फिर हम आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद वन एग्जांपल ईच। तो सर अब हम बात करने जा रहे हैं कम्युनल पॉलिटिक्स की और उसके डिफरेंट फॉर्म्स की। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स आर कम्युनलिज्म टेक्स अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस प्रेजुडिस। तो सर जो कम्युनलिज्म है ना वो धीरे धीरे रिलीजियस प्रेजुडिस होता जा रहा है, स्टेरियोटाइप होता जा रहा है, साथ ही साथ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड द बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर अदर रिलीजन। और इसी के साथ साथ सर कम्युनलिज्म का जो असली मतलब है, असली जो इसका मीनिंग है वो बस इतना सा है कि सर एक जो कम्युनिटी है, एक जो रिलीजन है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है दूसरे रिलीजन से। मतलब सर जो दूसरा रिलीजन है वो हमारे रिलीजन के कंपेयर में क्या है, इंफीरियर है। तो ऐसे में क्या होता है सर, जो इंफीरियर, जिसको बार बार बोला जाता है कि सर ये जो ग्रुप है वो इंफीरियर है, सर ये जो ग्रुप है वो इंफीरियर है, तो ऐसे में सर एक्टिविटीज शुरू होती है जिन एक्टिविटीज को हम कहते हैं मिलिटेंट रिलीजियस एक्टिविटीज या मिलिटेंट रिलीजियस ग्रुप। तो सर ये ग्रुप क्या करते हैं सर, अपनी इंफीरियरिटी को मिटाने के लिए उन सभी सुपीरियर कास्ट का, उन सभी सुपीरियर रिलीजन्स का क्या करने लग जाते हैं, अपोजिशन करने लग जाते हैं, विरोध करने लग जाते हैं। द क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ
वन रिलीजन ओवर अनदर इन अ कम्युनिटी। सर हम ये समझ सकते हैं कि सर जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है किसी एक रिलीजन का किसी दूसरे रिलीजन पे, उसे भी हम कम्युनलिज्म कहते हैं। इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरिज्म, और सर इसे हम मेजोरिटेरिज्म भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट शिफ्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। तो जब भी हम बात करते हैं सर जो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच का जो डिफरेंस है उसका सबसे अच्छा अगर कभी भी हमें समझना होगा सर, उसके लिए एग्जाम्पल सबसे अच्छा कौन सा है, तो वो है पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो सर इंडिया का जो पार्टीशन है वो क्यों किया गया था, ताकि सर जो हिंदू और मुस्लिम है वो अपने अपने कंट्रीज के अंदर शांति से रह सके। फिर हम बात करते हैं द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। एग्जाम्पल ड्यूरिंग इलेक्शन हेट स्पीचेस कम टू द सरफेस रिवीलिंग द कम्युनलिज्म। तो सर जब भी हम बात करते हैं इलेक्शन की, तो सर इलेक्शंस में देखा जाता है कि सर हेट स्पीचेस का यूज किया जाता है। सर बताया जाता है लोगों को कि सर हमारा जो रिलीजन है वो सुपीरियर है दूसरे रिलीजन से, और सर इसी को तो हम कहते हैं कम्युनलिज्म। ये भी एक तरीके का क्या है, कम्युनलिज्म है। कम्युनल वायलेंस इज अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। तो सर हम समझ सकते हैं कि सर जो कम्युनल वायलेंस है, कम्युनल वायलेंस भी एक तरीके का कम्युनलिज्म है पॉलिटिक्स के अंदर। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। द टिफ बिटवीन द टू कंट्रीज हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड ऑफ वायलेंस दैट फॉलोड इज वेल नोन। तो सर जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जितना भी एक ये जो गैप आ चुका है, साथ ही साथ जो इंडिया और पाकिस्तान की जब भी हम हिस्ट्री देखते हैं तो हिस्ट्री में भी हमें पता पड़ता है कि सर जो वायलेंस जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हम दोनों के बीच में चलते ही रहे हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। अब हम बात करते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज की, सर आखिर कैसे आज भी कास्ट इनइक्वालिटीज इंडिया में चलती जा रही है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ द इंडिया, द फॉलोइंग एविडेंसेस रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट कास्ट इनइक्वालिटीज इन इंडिया। तो हम बात करते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की, तो सर उसकी एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, ऐसा बताया गया है कि दी एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस मेजर्ड बाय क्राइटेरिया लाइक मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ कास्ट ग्रुप स्टिल फॉलो द ओल्ड हायरार्की। तो सर जब भी हम बात करते हैं एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस की, तो आज भी देखा गया है कि सर जो क्राइटेरिया आज फॉलो किया जाता है, जो भी आज मंथली कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का जो क्राइटेरिया आज फॉलो किया जाता है, उसमें हमें पता पड़ता है कि सर जो कास्ट ग्रुप है ना, आज भी वो ओल्ड हायरार्की को ही क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मतलब सर आज भी देखा गया है कि सर सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कहाँ देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है अपर कास्ट के पास, जबकि जो लोअर कास्ट है या फिर जब भी हम बात करते हैं इंफीरियर कास्ट की, तो वहाँ पे सर जो ओवरऑल जो पावर है, साथ ही साथ जो मनी है, जो भी इकोनॉमिक वेल्थ है, वो कम देखने को मिलती है। द अपर कास्ट आर बेस्ट ऑफ द दलित एंड आदिवासी आर वर्स्ट ऑफ। तो हम समझ सकते हैं जो अपर कास्ट होती है वो कैसी होती है, वो बेस्ट ऑफ होती है। मतलब सर उनके पास अच्छा एक्यूमुलेशन होता है वेल्थ का, साथ ही साथ एजुकेशन का भी। पर जब भी हम बात करते हैं दलित और आदिवासी की, तो सर उनके पास ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एंड द बैकवर्ड क्लासेस आ रहे हैं ना बिटवीन। और सर इसी के साथ साथ बैकवर्ड क्लासेस की भी यही कुछ स्टोरी है। फिर हम देखते हैं ऑल्दो एवरी कास्ट हैज सम पुअर मेंबर्स, पर फिर भी हम ये समझ सकते हैं कि सर हर कास्ट में कुछ ना कुछ पुअर मेंबर, कोई ना कोई पुअर मेंबर तो होते ही। द प्रोपोर्शन लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी बिलो द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन इज मच हायर फॉर द लोएस्ट कास्ट एंड मच लोअर फॉर द अपर कास्ट। पर फिर भी जब हम बात करते हैं सर एक्सट्रीम पॉवर्टी की, तो सर एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो किस में देखी जाती है, वो लोअर कास्ट में ज्यादा देखी जाती है। जबकि हम बात करते हैं अपर कास्ट की, तो अपर कास्ट के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो बहुत कम ही देखी जाती है। विद द बैकवर्ड क्लासेस वंस अगेन इन एवरीथिंग। और इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं बैकवर्ड क्लासेस की, तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं बीच में ही अभी तक अटकी हुई है। ऑल्दो एवरी कास्ट हैज सम मेंबर्स हु आर रिच, द अपर कास्ट आर हेवीली ओवर रिप्रेजेंटेटेड अमंग द रिच व्हाइल द लोअर कास्ट आर सीवियरली अंडर रिप्रेजेंटेटेड। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर हमने गरीबी की तो बात कर ली, हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी की तो बात कर ली कि सर सबसे ज्यादा गरीब हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो सर वो लोअर कास्ट में देखने को मिलते हैं। और सर जब हम बात करते हैं क्या गरीबी सर हमारे जो हमारी रिच कास्ट है, या फिर जब हम बात करते हैं जो अपर कास्ट है, उसमें भी क्या गरीबी देखने को मिलती है, तो सर हाँ, इसका जवाब है सर हाँ, कि सर गरीबी देखने को मिलती है। पर सर उसकी जो एक होती है ना मेजरमेंट जब हम करते हैं, तो वो गरीबी बहुत ज्यादा कम होती है लोअर कास्ट के कंपेयर में। फिर हम बात करते हैं कि सर हर कास्ट के अंदर है ना कोई अमीर लोग तो होते ही हैं, रिच क्लासेस तो होते ही हैं। पर जब हम बात करते हैं अपर कास्ट की, तो सर अपर कास्ट की जो रिप्रेजेंटेशन है रिचेस के अंदर वो बहुत जाता है। जबकि बात करते हैं हम लोअर कास्ट की, तो सर लोअर कास्ट में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो रिच क्लास में अपने आप को शामिल करा पाते हैं। अब हम देखते हैं स्टेट टू रीजंस टू सेट दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट्स इन इंडिया। तो सर हम कुछ ना रीजंस बताने जा रहे हैं सर, ये एक क्वेश्चन है, तो हम कुछ रीजंस बताने जा रहे हैं कि सर जो कास्ट वाला जो फैक्टर है ना, वही केवल हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए जरूरी नहीं है इंडिया के अंदर। सर ऐसे कई सारे और भी फैक्टर हैं जिनका होना
जरूरी है। द टू रीजंस दैट सेड दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट्स इन इंडिया। तो सर हम देखते हैं इन इंडिया नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस हैज अ क्लियरली मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। तो सर हम सबसे पहले इसको याद रखेंगे कि सर ऐसे इंडिया की कोई सी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहां पे क्लियरली कहा गया है कि सर क्लियरली इस कास्ट का क्या है यहाँ पे मेजॉरिटी है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जब उनके अंदर ही जब हमें देखने को मिलता है कि सर एक जगह पे कभी भी हमें कोई भी तरीके की मेजॉरिटी देखने को नहीं मिलती, तो हम समझ सकते हैं कि सर ओवरऑल सिस्टम के अंदर भी कहीं पे भी एक जगह किसी भी ग्रुप की मेजॉरिटी, किसी भी सोशल कास्ट की मेजॉरिटी हमें देखने को नहीं मिलती। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। तो ऐसे में अगर किसी भी पार्टी को कम्युनिटी के साथ में इलेक्शन को विन करना हो, साथ ही साथ इलेक्शन में अपना एक होता है ना अपर हैंड रखना हो, तो उसके लिए जरूरी होगा सर कि उसके कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस के अपना अंदर लेना होगा सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर अपना कॉन्फिडेंस बिठाना होगा ताकि सर लोग उसके ऊपर विश्वास कर सके और इसी के साथ साथ उसको वोट भी दे सके। तो हम समझ सकते हैं कि सर ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर सर जो कास्ट वाला जो फैक्टर है ना, सिर्फ ये अकेला कास्ट वाला फैक्टर ही सब कुछ चेंज नहीं कर सकता। नो पार्टी विंस दी वोट्स ऑफ ऑल दी वोटर्स ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। तो सर ऐसे में कोई भी एक पार्टी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि सर सिर्फ और सिर्फ वो एक कास्ट और कम्युनिटी के वोट लेके ही वो वहां उस एरिया के अंदर वो विन हो जाए या जीत जाए। When people say that caste is a vote bank of one party, it usually means that a large proportion of the voters from that caste vote for that पार्टी। जब भी हम बात करते हैं सर हमारे वोट बैंक की, तो सर जब भी कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि सर ये जो कास्ट है वो मेरा वोट बैंक है, तो उसके कहने का मतलब यही होता है कि सर इस ओवरऑल कास्ट के अंदर जितने भी लोग हैं, इस कास्ट के जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर किसे सपोर्ट करेंगे, ज़्यादातर वो उस मेंबर को ही सपोर्ट करेंगे। इसीलिए उस मेंबर के लिए उस ओवरऑल उस कास्ट को क्या कहा जाता है, वोट बैंक कहा जाता है। फिर हम आगे देखते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है What is the status of women's representation in India's legislative body। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि इंडिया की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो लेजिस्लेचर बनाती है, जो लीगल प्रोविजंस को बनाती है, वहाँ पे सर वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है इंडिया के लिए। फिर हम देखते हैं देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो जब भी हम रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि ओवरऑल इंडिया के अंदर कितने 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो है हमारे देश के लिए काम अभी भी कर रही है। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैव बीन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स इन दी लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर वुमेन। और इसी के साथ साथ कई सारी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं जो आज कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि सर वुमेन्स को एक है ना लीस्ट 1/3 सीट्स के ऊपर क्या दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। कहाँ पे दिया जाए सर, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में वुमेन्स को क्या दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। तो सर एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी भी फैक्ट की बात करते हैं, जब भी हम किसी नंबर की बात करते हैं, तो सर ये जो नंबर है ना वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी भी डिपेंडेंट मत होना एक ही नंबर के ऊपर। तो सर जो नंबर्स है ना वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये चीज को हमेशा याद रखना। अ बिल विद दिस प्रपोजल हैज बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन अ डिकेड। तो सर कुछ जो है ना एक्टिविस्ट जो थे, कुछ जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने कहा कि सर लगभग 1/3 जो सीट्स है ना वो लोकसभा में और साथ ही साथ स्टेट असेंबलीज में वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी जाए। पर देखा यह गया कि सर ऐसा जो एक बिल है वो कभी का ही वहां आ रखा है, लगभग 10 साल हो चुके हैं उस बिल को पार्लियामेंट में आए हुए, पर फिर भी सर पार्लियामेंट में उसमें चर्चा नहीं हुई है। बट देयर इज नो कंसेंसस ओवर दिस इशू अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। पर सर इसी के साथ साथ हम जब देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो सर पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये देखने को मिलता है कि उनके बीच में कंसेंसस नहीं मिलता इस इशू के लिए। द बिल हैज नॉट बीन पास, तो इसी के लिए सर ये जो बिल है वो पास नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ, जहां हम ये देखते हैं mention any two constitutional provisions that make India a secular state। तो सर हमें ऐसे कोई 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करनी है जो बताते हैं कि सर जो इंडिया है वो एक सेक्युलर स्टेट है। द फंडामेंटल राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन clearly states that one has a right to practice, profess and propagate any religion। तो सर जो हमारा ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो हमें क्लियरली ये कहते हैं कि सर हम स्वतंत्र होके, हम विद फ्रीडम जो है हम हमारे है ना राइट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे प्रोफेस कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसकी जो भी प्रैक्टिसेस है हम उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे प्रोपगेट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा फ्रीडम है। ऐसा कौन कहता है सर, ऐसा हमारे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में
देखने को मिलते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज वन ऑफ द टेनेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। तो सर फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा देखा गया है कि सर इंडिया के अंदर ये बताया गया है कि सर आप किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि सर ऐसा माना जाता है कि सर अगर कोई बंदा कोई रिलीजन फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब बस इतना ही है कि सर उसका उसमें विश्वास है, सर उसका प्रोफेशन उसमें है, सर इसी के साथ साथ वो इसी रिलीजन को प्रोपगेट करना चाहता है। तो हम समझ सकते हैं कि सर सिर्फ और सिर्फ उसके रिलीजन के कारण आप उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो हमें समझ में आता है कि सर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कई सारे राइट्स देता है और ये जो राइट्स होते हैं ये हमें और ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, साथ ही साथ हमें एक अच्छा नागरिक भी बनाते हैं। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन वी यूजुअली रेफर टू। तो जब भी हम बात करते हैं जेंडर डिवीजन की तब हम बात कर रहे होते किस पॉइंट की? तो चलो देखते हैं। ए पॉइंट है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो हम बात कर रहे हैं जेंडर डिवीजन के टाइम पे सर बायोलॉजिकल डिफरेंस की। सर जो हम लोगों में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है ना कि सर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग नेचुरली हम क्या हो रखे हैं, डिफरेंट हो रखे हैं और सर इसी के कारण हम लोगों में क्या देखा जाता है, जेंडर डिवीजन देखा जाता है। क्या ये पॉइंट सही है? नहीं है सर। फिर हम बात कर लेते हैं पॉइंट सी की अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो सर इंडिया का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, अनइक्वल है। तो क्या सर ये एक पॉइंट हो सकता है जेंडर डिवीजन के लिए? सर हो सकता है पर मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन के लिए तो नहीं हो सकता। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, ऑप्शन नंबर डी की तरफ। एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन इन डेमोक्रेसी। और इसी के साथ साथ सर जो वुमेन्स का जो राइट है उसको अब्सेंट किया गया है, मतलब सर उन्हें वोट देने का राइट नहीं है एक डेमोक्रेसी के अंदर। तो सर क्या ये तीनों पॉइंट सही है? नहीं है सर। पॉइंट हमारा ये पॉइंट बी सही है। अनइक्वल रोल्स असाइंड बाय सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन। तो सर जेंडर डिवीजन का मतलब क्या है? जेंडर डिवीजन का मतलब सर इतना ही है कि सर एक अनइक्वल रोल दिए गए हैं मैन और वुमेन को। मतलब सर वुमेन के लिए बताया गया है कि सर जो वुमेन है वो घर के काम करेगी, कुकिंग करेगी और सर और भी जो अदर वर्क्स होते हैं घर के वो सारे के सारे कौन करेगी? वुमेन करेगी। जबकि आउटसाइड के जितने भी वर्क होते हैं वो कौन करेगा? मैन करेगा। तो हम समझ सकते हैं कि सोसाइटी में क्या है, अनइक्वल क्या हो रखा है, रोल्स को असाइन किया गया है और इसी को ही हम क्या कह देते हैं, इसी को ही हम हमारा सोशल डिवीजन या फिर जेंडर डिवीजन हम कह देते हैं। फिर हम आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। अब सर है ना हमारे इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सीट्स रिजर्व की गई है वुमेन के लिए? सब बस की बात नहीं हो रही, बात हो रही है सर यहाँ पे लोकसभा की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, कैबिनेट्स की या फिर पंचायती राज बॉडीज की। तो सर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जैसा कि अभी ही हमने देखा था कि सर जो हमारा पंचायती राज बॉडीज है उसमें ऐसा देखा जाता है कि सर जो महिलाएं हैं उनके लिए एक प्रोपोर्शन क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है, उसका एक हिस्सा जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व किया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट। अब सर जो कम्युनल पॉलिटिक्स है हमें उसके बारे में बताना है और सर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है हमें ये बताना है। तो सर पॉइंट ए है हमारे पास, वन रिलीजन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर्स। तो सर जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसमें क्या सिर्फ यही एक पॉइंट काफ़ी होगा कि सर हमारा जो रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन से क्या है, सुपीरियर है। फिर हम ये देखते हैं कि सर हमारा पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन लिव टुगेदर हैप्पीली एज इक्वल सिटीजन्स। तो सर डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग एक साथ जो है हैप्पीली और इक्वल सिटीजन्स बनकर रह सकते हैं। फिर हम चलते हैं पॉइंट सी की तरफ। फॉलोवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी। तो सर एक ही रिलीजन के जो फॉलोवर्स होते हैं या फिर एक ही पर्टिकुलर रीजन, एक कम्युनिटी के जो फॉलोवर्स होते हैं उसे ही हम क्या कह देते हैं, कम्युनिटी कह देते हैं। फिर हम चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ। स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स ओवर अदर्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सर ओवरऑल जो ये बी स्टेटमेंट है ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि सर ऐसा माना जाता है कि सर ओवरऑल जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, कम्युनल पॉलिटिक्स यही मानती है कि सर एक जो रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन से क्या है, सुपीरियर है। तो पॉइंट ए हमारे सामने सही है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट सी की। फॉलोवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी। तो इसी के साथ हम ये समझ सकते हैं कि सर जो ए और सी जो है वो इसके राइट ऑप्शन है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग। तो सर इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सही से डिफाइन नहीं कर पा रहा है? तो चलो देखते हैं। तो सर ऑप्शन 1 है या ऑप्शन ए है हमारे पास, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो सर आप किसी भी तरीके से हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सपोज करो मैं जो है रिलीजन ए को मानता हूँ, कोई बंदा है, कोई मेरा फ्रेंड है वो रिलीजन बी को मानता है, पर सर हम जब भी बात करते हैं सर हमारे डिस्क्रिमिनेशन की, तो सर आप इनको ना तो ए को ना ही बी को, ना ही आप ए
ए रिलीजन को फॉलो करने वाले को, ना ही आप बी रिलीजन को फॉलो करने वाले को आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर आप इन दोनों में से किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करो। तो सर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट देता है कि सर आप अपने रिलीजन के कारण कभी भी आपको भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। तो क्या इंडिया ने कभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटस दिया है किसी रिलीजन को? नहीं दिया है सर। तो ऑप्शन जो बी है या ऑप्शन जो 2 है वो हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो बच्चों हम देखते हैं आगे, सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन आर पेक्यूलर टू इंडिया। तो सर सोशल डिविजन, ऐसे सोशल डिविजन्स जो किसके ऊपर बने हैं, जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? पेक्यूलर है, बहुत ज़्यादा अलग ही है ये कॉन्सेप्ट, और कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा सोशल डिविजन कौन सा है? वो डिवीजन है कास्ट। तो सर कास्ट के अकॉर्डिंग भी हमने क्या कर रखे हैं? सोशल डिवीजन कर रखे हैं, लोगों को बांट रखा है। और सर जो ये लोगों को बांटना जो है उसे ही हम क्या कहते हैं? ये हमारे ओवरऑल इंडिया के अंदर इसे ही हम कास्टिज्म कहते हैं, और ओवरऑल सिस्टम के अंदर ये बहुत ज़्यादा पेक्यूलर है। और सर ऐसा जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलता है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो चलो हम लिस्ट देखते हैं, और सबसे पहले जो हमारे लिस्ट 1 में हमारे सामने आता है वो लिखा है अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन। तो सर हम एक ऐसे पर्सन के बारे में बताया जा रहा है जो मैन और वुमेन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स के बारे में बात करता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड की, अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ अ कम्युनिटी। तो सर एक ऐसे पर्सन के बारे में बात की जा रही है जिसका मानना है कि सर जो हमारी कम्युनिटी है या फिर जो हमारा जो रिलीजन है वो ओवरऑल जो कम्युनिटी है उसका क्या है? बेस है। मतलब सर बिना किसी रिलीजन के कोई भी कम्युनिटी फॉर्म नहीं हो सकती। ऐसे मानने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो वो उस साइड लिखा हुआ है लिस्ट 2 के अंदर, हमें उसमें से एक सिलेक्ट करना है। फिर हम देखते हैं ऑप्शन 3, अ पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी। एक ऐसा पर्सन जिसका ये मानना है कि सर जो कास्ट है ना वो प्रिंसिपल बेसिस है कम्युनिटी का। अभी तो हमने क्या देखा था कि सर जो रिलीजन है वो प्रिंसिपल बेस है कम्युनिटी का। अब हम देखते हैं कि सर जो कास्ट है वो प्रिंसिपल बेस है कम्युनिटी का। तो सर कास्ट अकॉर्डिंग फिर अभी हम उसमें लिस्ट 2 में देखेंगे, अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स। तो सर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो किसी को भी हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग, किसी को भी उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट करने पे विश्वास नहीं रखता, उसके साथ भेदभाव करने पे विश्वास नहीं रखता। भले ही वो रिलीजन ए को फॉलो करता हो या रिलीजन बी को फॉलो करता हो, वो क्या है? वो इक्वल है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो चलो अब हम देखते हैं कि कौन सा इसमें सही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे पर्सन जो क्या विश्वास रखते हैं कि सर जो वुमेन्स है, जो मेंस है, उनके पास इक्वल राइट्स है, तो उसे हम क्या देते हैं? फेमिनिस्ट। तो हम ये देख सकते हैं, हम पॉइंट 1 लगा देते हैं इसके सामने। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा 1 को वापस से सुधार देते हैं कि सर 1 ये रहा। अब हम बात करते हैं पॉइंट 2 की। तो सर ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जिसका मानना है कि सर जो रिलीजन है वही है क्या? बेस है वो कम्युनिटी का। तो सर हम समझ सकते हैं कि वो कौन है? वो है कम्युनलिस्ट। तो हम बात करते हैं पॉइंट ए की। लिस्ट 2 में जो पॉइंट ए है ना वही क्या है? कम्युनलिस्ट है। और कम्युनलिस्ट कौन है? जिसका विश्वास है कि सर जो रिलीजन है वही बेसिस है कम्युनिटी का। फिर हम बात करते हैं कास्ट का। सर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसका मानना है कि सर जो कास्ट है वही क्या है? कम्युनिटी का बेस है, तो उसे हम कह देते हैं कास्टिस्ट। तो वो है पॉइंट 3, मतलब जो डी है वो पॉइंट 3 के लिए है। और जैसा कि हम जानते हैं पॉइंट 4 के लिए कौन सा है सर? सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? जिसका मानना है कि सर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और आंसर भी कुछ ऐसा ही है, BADC। तो देखो बच्चों BADC। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।